ते म्हणजे आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता. ते स्वतः DM कार्डिओलॉजिस्ट आहेत आणि अनेक डिग्र्या त्यांनी घेतलेल्या आहेत. जगभरामध्ये त्यांचा प्रवास आहे. पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली तिथे ते काम करतात. त्याचबरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्रीचे ते हृदयरोग तज्ज्ञ आहेत. आपले सगळे लाडके खासदार असतात तर त्यांना देखील आठवड्यातून एकदा सगळं चेकअप करणं, त्यांना सगळं बघणं. त्याचबरोबर पंत हॉस्पिटल दिल्ली येथे गोरगरिबांच्यावर हृदय विभागात सर्वच गोष्टीमध्ये ते कार्यरत असतात. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं वाणी कौशल्य. आत्तापर्यंत 1200हून अधिक लेक्चर त्यांनी दिलेले आहेत. स्वतः ते राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मकुमारीच्या माध्यमातून करत असतात. 600-750 व्हिडिओ त्यांचे यूट्यूबवर आहेत. अगदी ऑक्सफर्डपासून लंडन, अमेरिका, ऑलमोस्ट मेजर देशामध्ये त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. प्रोफेसर म्हणून पण देखील ते काम करतात. अतिशय विनम्र, मृदू, मितभाषी आणि मनमिळावू असं व्यक्तिमत्व आहे. खरं तर आजच्या घडीला अशा प्रकारचे डॉक्टर तयार होणं ही समाजाची खऱ्या अर्थानं गरज आहे, की ज्याच्या माध्यमातून आंतरिक शांतता जर एकदा आली, आरोग्य तर चांगलं राहील, परंतु मन, आत्मा आणि शरीर या तिन्ही स्तरावर आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगला फायदा या ठिकाणी होईल. आजचं करून, विशेष करून आज एकंदरीत विचार करता ब्लड प्रेशर, डायबिटीज असेल, कॅन्सरसारखे आजार असतील, त्यानंतर मनोकायिक ज्याला म्हटलं जातं की स्ट्रेस एलिमेंट इतका वाढलेला आहे की हरीवरी करी हे प्रत्येकाचं वाढलेलं आहे. एकंदरीतच देश वाढलेला आहे. ज्याला षड्रूप आपण लांब ठेवायचे म्हणतो, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, मत्सर हा वाढत असताना दिवसेंदिवस आजार वाढत चाललेले आहेत आणि हार्ट अटॅक देखील तितकाच वाढतो आहे आणि एकंदरीतच आरोग्याचे प्रश्न वाढत चालले. तर अशा वेळेला मानसिक स्तरावरपासून शारीरिक स्तरावर शारीरिक आहार कसा असावा, माइंड डाएट कसा असावा, हा नवा कन्सेप्ट सरांच्या माध्यमातून आज आपण या ठिकाणी करणार आहोत. हे फक्त लेक्चरच नाही तर यातून आपल्या या संध्याकाळमधून आयुष्यामध्ये परिवर्तन होणार आहे. म्हणजे परिवर्तनाचं हे व्याख्यान असणार आणि त्याकरता आपण सर्वजण सज्ज तर आहोतच, परंतु इमोशनल लेवलला कसे चेंजेस करून हॅपी आणि प्रॉडक्टिव्ह लाईफकडे कसं जायचं हा त्यांचा विशेष आजचा टॉपिक असणार आहे. आणि त्यानंतर प्रश्न उत्तरं दरवर्षीप्रमाणे आपण निश्चितपणानं या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं आपण घेणार आहोत. तर असं एक आगळं वेगळं सात्विक व्यक्तिमत्व असणारं व्यक्तिमत्व मिळालेलं आहे. गुप्ता सर, मैं ये सभी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और हमारे तमाम कोल्हापुर और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अंतःस्थल से आपका और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ. जरा जोरदार टाळ्या वाजवल्यामुळे आपलं आरोग्य चांगलं राहतं. थोडाफार कंटाळा आलाय तो पण जाईल, कारण का सरांना आपल्याला ऐकायचं आहे. अधिक वेळ न घेता सध्या चर्चा जी आहे ती गुवाहाटीची आहे. काय डोंगर, काय झाडी, काय हाटी, ही चर्चा आहे. असं होत असताना जर त्या व्यक्तीनं जर आपल्याला सांगायचं ठरलं आरोग्य कसं पाहिजे, तर आजचा जो टॉपिक आहे तो जर आपण सरांनी सांगितल्या पद्धतीनं जर पाळला तर नंतर कसं म्हणता येईल ते मी तुम्हाला थोडक्यात या ठिकाणी सांगून या ठिकाणी समारोप करतो. काय शरीर, काय मन, काय हृदय एकदम ओके हाय, तर त्याच्याकडे आपल्याला जायचं आहे. विनोदाचा भाग सोडून द्या, परंतु आरोग्य आपलं चांगलं टिकलं पाहिजे हाच हेतू या दोन्ही संस्थेच्या माध्यमातून आहे. व्याख्यानानंतर या ठिकाणी प्रश्नोत्तरं होतील आणि भविष्यकाळात देखील या दोन्ही संस्थांच्या वतीनं अनेक चांगले वक्ते या ठिकाणी येतील, जेणेकरून आपलं सर्वांचंच आरोग्य चांगलं राहील. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मी हार्दिक असं स्वागत करून तुम्हाला सर्वांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभू दे इतकीच ईश्वरचरणी या ठिकाणी प्रार्थना करून जाता जाता आपल्याला इतकंच सांगितलं, लिव्ह जॉयफुल लाईफ इन एव्हरी सिच्युएशन अँड एव्हरी सीजन. थँक्यू व्हेरी मच. वंडरफुल एंजल्स को मैं बहुत सादर नमन करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ और दिल से शुक्रिया करता हूँ. आप सबका स्नेह और प्यार दिल्ली से भी हमको प्यार से यहाँ पर खींच कर लेकर आया है. और मैं आज यहाँ पर 19 साल से जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं आपके समक्ष एक स्पीकर की तरह नहीं आया हूँ. मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं एक स्पीकर की तरह आऊँ. मेरा दिल और मेरा मन हमेशा ये कहता है कि मैं अपने परिवार में, अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास, अपने भाई बहनों के पास मिलने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए आऊँ. लोग कहते हैं दिल का डॉक्टर है तो दिल की बात करेगा, बात भी सही है. दिल की बात ना भी हो लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो हमारे दिल को छू ज़रूर जाए, हमारे दिल को परिवर्तन ज़रूर कर दें. आपने इतना सुंदर प्रोग्राम रखा, आपने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन भी दिया, लेकिन एक बात मुझे हमेशा ध्यान में आती है जो आज हम सब के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए ट्रू होल्ड करती है, और उसको मैं आपके समक्ष कुछ लाइनों में रखता हूँ.
कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन दोस्तों मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। तो आज के इस सुंदर स्वास्थ्य दिवस पर हम एक बहुत अद्भुत यात्रा पर थोड़ी देर में चलेंगे, और उस अद्भुत यात्रा में मैं आप सबको कहूँगा कि हम सब साथ चलेंगे, क्योंकि यदि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करना चाहिए किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमको निकल जाना चाहिए। और आज हम सब इस सुंदर यात्रा पर इकट्ठे ही चलेंगे। तो मैं दिल से, मन से अपने दिल के उद्गार आपके समक्ष रखते हुए इस भावनाओं के सागर के अंदर, जहाँ इतने सुंदर शब्द लोगों ने अपने मुखारविंद से उच्चारण किए, एवरीबडी, एक एक व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर देगा, हाथ खड़ा करेगा, उसको हम एनालाइज भी करेंगे। केवल इस एक प्रश्न के उत्तर से आज के मानव की मनोस्थिति, आज हमारे जीवन किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, वो हमारे सामने एक खुली हुई किताब की तरह स्पष्ट हो जाएगा। जो मैं आपको आज इस प्रश्न के 3 उत्तर दूंगा, उसमें से यदि आपको लगता है कि कोई और भी उत्तर है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है, और प्रश्न इस तरह है कि हम लोग जीवन में कार्य क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क इन अवर लाइफ? पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, पहला उत्तर। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं, और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। अब इस सभा में जो जो समझते हैं सोचिए, आसपास नहीं देखना, ये मेरा उत्तर है। जो जो समझते हैं कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो हाथ उठाइए। ज़रूरी है पैसा, अगर ज़िंदगी में पैसा ना हो तो बहुत मुश्किल है कार्य करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के लिए काम करता है? 1 2 3 4 में कसे 6-8 लोग हैं जो कहते हैं हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, विच इज़ परफेक्ट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस सभा में ऐसे कौन कौन हैं जो खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, लंबा। अच्छा, करीब राउंड अबाउट 70-80 पीपल हैं जो कि खुशी के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले इन सब का बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, सबसे पहले। अच्छा, इस सभा में अब कौन कौन है जो पैसे, उत्तर बदलना अलाउड है आपको, कौन कौन है जो पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करता है? वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, लंबा। अच्छा, सब लोग काम करते हैं पैसे और खुशी के लिए, वंडरफुल, हाँ, वेरी नाइस। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको कहा था कि मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखूंगा, उसके 3 उत्तर दूंगा, यही बोला था ना मैंने आपको। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यदि आपको इस 3 उत्तर में से कोई पसंद ना आए तो आप चौथा उत्तर भी मुझे दे सकते हैं। अब मुझे ये बात बताइए, जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए या खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बोलिए। आप में से एक भी व्यक्ति ने इसका उत्तर नहीं दिया। आज हमारे जीवन की समस्या, जीवन की सारी परेशानी केवल इस एक शब्द के परिवर्तन पर दोस्तों निर्भर करती है। आज पूरा मानव वंश जो है, हमारा जीवन जो है, वो खुशी के पीछे भाग रहा है, खुशी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि दोस्तों खुशी हमारे इस पल के अंदर है, खुशी हमारे इस जीवन के अंदर है। इस समय पर अगर हम खुशी क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ संपूर्ण परिवर्तन हो जाती है। एक बारी की बात है कि एक महात्मा बहुत सुंदर सत्संग करता था। जब वो सत्संग कर रहा था तो ऐसे ही बहुत लोग बैठे हुए थे, तो बहुत तेज भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप आया तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, कोई नीचे भाग रहा, कोई ऊपर भाग रहा। लेकिन वो महात्मा बड़ा शांत, दत्तचित्त होकर अपनी स्टेज पर बैठा रहा। तो जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था, वो व्यक्ति देखा कि ये महात्मा बिल्कुल शांत है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं। ऐसे महान आत्मा के साथ तो जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, तो वो भी वहाँ पर रुक गया। दोस्तों, जब भूकंप शांत हुआ तो वो महात्मा ने अपना प्रवचन दोबारा आरंभ किया। तो वो व्यक्ति उसके पास गया और बोला कि रुकिए महात्मा जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसने कहा पूछो बेटा। उसने कहा जब भूकंप आया तो सब लोग इस हॉल के अंदर से भाग रहे थे, लेकिन आप तो भाग ही नहीं रहे थे, आपको अपनी जान की परवाह नहीं, आप तो आराम से बैठे हुए थे।
तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा बेटा वो भी भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे, आप तो यहाँ बैठे हुए थे। तो उसने कहा नहीं बेटा, वो लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। उसने कहा स्पष्ट करिए। तो महात्मा ने कहा कि बेटा आज के इस संसार के अंदर मानव 3 नावों पर पूरे टाइम बाहर भागता रहता है। पहली नाव है धन की नाव। उस धन के कमाने की इच्छा के अंदर सवेरे से शाम मानव उस नाव पर सवार होकर चलता रहता है, भागता रहता है, और भागते हुए कमाते हुए उसने इतना धन कमा लिया। लेकिन दोस्तों धन कमाते कमाते मैं उनसे यही पूछता हूं कि जीवन में कुछ सुकून भी कमाया? वो व्यक्ति चुप हो गया। उसने कहा दूसरी नाव। उसने कहा दूसरी है बच्चों उन आत्माओं की, उन लोगों की इच्छाओं की नाव, ना खत्म होने वाली इच्छाएं, ये भी वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। एक समाप्त होती है तो दूसरी इच्छा आरंभ हो जाती है। उस इच्छाओं की नाव पे मानव चलता रहता है। और तीसरी नाव उसने कहा वो है अभिमान की नाव, अहम की नाव। उस अहम की नाव में वो मानव चलता रहता है। लेकिन बेटा एक रास्ता, एक नाव हमारे अपने अंदर भी जाती है। वो रास्ता हर मानव को अपने आप स्वयं ट्रैवल करना पड़ता है, अपने आप करना पड़ता है। उस पर कोई उसके साथ नहीं होता, लेकिन उसका मार्गदर्शन करने की एक कड़ी जो है वो स्वयं परमपिता परमात्मा कर सकता है। वो है स्वयं की खोज की नाव, स्वयं की खुशी की खोज की नाव, स्वयं की रिकॉग्निशन की खोज की नाव। तो बेटा इसी यात्रा पर मैं स्वयं जा रहा था। तो आज हम सब ने अपने जीवन में खूब कमाया, हम सब ने अपने जीवन के अंदर इतना सामान इकट्ठा किया। अगर आज भी मैं आप सबसे पूछूं कि अपनी अलमारियों को खोलकर देखें तो कम से कम 5-10 कपड़े, 2-4 परफ्यूम, 5-6 चप्पलें ऐसी मिल जाएंगी जिनका शायद जीवन में नंबर अभी तक नहीं आया हो। सभी एग्री करते हैं या नहीं, बताइए? एग्री करते हैं। लेकिन दोस्तों जीवन में इतना कुछ कमाते कमाते सब कुछ हमने ले लिया। हाँ, सब कुछ ले लिया। कहते हैं ना एक सुकून की तलाश में, एक सुकून की तलाश में ना जाने मैंने कितनी बेचैनियां पाल ली। और लोग कहते हैं आप बड़े हो गए, आपने ज़िंदगी संभाल ली। हाँ, आजकल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती चली जाती है। तो इतना सामान कमाते कमाते क्या आज हमने अपने जीवन के अंदर कुछ सुकून कमाया है? दोस्तों आज इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो आज 2 शब्द वायरस से भी ज़्यादा हमारे जीवन में वायरल हो चुके हैं। और इस शब्द का उपयोग हम सब लोग अपने जीवन में रोज सवेरे और शाम करते हैं। जानते हैं 2 शब्द कौन से? ये 2 शब्द हैं आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। किसी से भी बात करें, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और दोस्तों साइंटिफिक स्टडीज आज ये क्लियरली बोलती हैं कि जो व्यक्ति बार बार ये समझता है, ये मानता है, ये कहता है कि मेरी दिनचर्या के अंदर मेरे पास समय नहीं है और मैं बिजी हूं, उसका तनाव 200 टाइम्स बढ़ जाता है और उसकी परफॉर्मेंस 50% डिक्रीज हो जाती है। इसलिए दोस्तों पिछले 35 वर्षों से मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने साथ इन 2 शब्दों को एसोसिएट नहीं होने दिया। कोई कहता है बिजी कार्डियोलॉजिस्ट, मैं कहता हूं नहीं भाई, बिजी कार्डियोलॉजिस्ट मत बोलो। दिनचर्या 3:15 साढ़े 3 बजे आरंभ होती है, रात को 11 बजे खत्म होती है। पिछले 25 सालों से 4-4.5 घंटे में सोता हूं, लेकिन कभी भी 16 से 17 केस रोज ऑपरेट करने, कोई फर्क नहीं, लेकिन कभी भी बिजी शब्द को अपने साथ एसोसिएट नहीं होने दिया। तो दोस्तों आज हम सब लोग सबसे पहले इस यात्रा में इस बिजी शब्द को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करेंगे। तैयार हैं नहीं सभी लोग मेरे साथ? मेरे साथ पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे और बहुत सुंदर परिवर्तन का आप लोग अनुभव करेंगे। और वो शब्द मैं आपको बताऊंगा। सभी बोलेंगे ना मेरे साथ? प्यार से बोलना कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं। देखो कितना सिंपल है। बिजी शब्द के अंदर ही एक और सुंदर शब्द क्या छुपा हुआ है? बी इजी। बी इजी इनसाइड और बिजी आउटसाइड। जब ये इजी है तो बाहर की बिजीनेस हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती है। तो आज के बाद कभी भी कोई बोले ना बिजी हो क्या, बिजी हो क्या, टाइम नहीं है, कहो ना मैं बिजी हूं और मेरे पास सब चीजों के लिए टाइम है।
जैसे ही बोलोगे ना मैं इजी हूँ, मेरे पास टाइम है, लाइफ में सब चीज़ों के लिए टाइम निकलता चला आएगा। तो दोस्तों, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में आज आप देखोगे जब हम बिजी शब्द का उपयोग करते हैं तो बीमारियां भी, डिजीज शब्द जो है वो भी हमारे जीवन में हमको असर करने लगता है। डिजीज शब्द दो शब्दों से बना है, डिस प्लस ईज, यानी जो इजीनेस है, जो कंफर्ट हमारी लाइफ से है, जब वो हमारे मन और हमारे शरीर दोनों से चला जाता है तब हम बीमार हो जाते हैं। तो आज जब भी कोई बीमारी आती है ना तो सबसे पहले वो हमारे मन पर असर करती है। कोविड टाइम्स में हमने स्टडी की तो उसमें हमने देखा कि 100 लोगों में से 1 to 2% पॉपुलेशन पर कोविड ने इफेक्ट किया, लेकिन कोविड के डर ने 99% लोगों के मनोस्थिति को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और आज की ये मनोस्थिति है कि 95% ऑफ हमारी पॉपुलेशन इन द होल कंट्री, उनके पास किसी ना किसी प्रकार की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फटीग, एंगर और इरिटेशन कहीं ना कहीं मन के अंदर है। और दोस्तों, जब हमारे मन के अंदर ये इमोशनल चेंजेस आते हैं तो ये साइकोलॉजी हमारे शरीर के ऊपर बीमारियां लाइक एस्थमा बीमारियां हैं, अल्सर्स हैं, हार्ट अटैक है, अर्ली एजिंग है, ब्रेन अटैक्स हैं, सब बीमारियों को ग्रेजुअली बढ़ाती चली जाती है। अगर आज आप देखेंगे ये सब केवल हमारी अपनी मनोस्थिति की एक उत्पन्न करी हुई है। एक बार एक महात्मा से लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन बार बार मेडिटेशन कराते हुए या बीच में दिनचर्या के अंदर हम आपको देखते हैं कि आप 2 बारी शीशे को देखते रहते हैं। तो महात्मा ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। तो लोगों ने कहा, आपको क्या ज़रूरत है बार बार शीशे देखने की? तो उस महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा, जब भी मैं शीशे देखता हूँ पहली बार तो मुझे अपने जीवन की समस्याओं का जो कारण है वो दिखाई देता है। तो लोग हंसने लगे कि महात्मा जी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप शीशे को देखते होंगे तो उसमें तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती होगी। उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो। अगर मेरे जीवन के अंदर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का कारण कहीं बाहर नहीं, उन समस्याओं का कारण केवल मेरी अपनी सोच है, मैं स्वयं हूं। तो लोगों ने कहा, बात तो सही बोलते हैं आप, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, ये तो हमें समझ में आ गया महात्मा जी, पर आप ये बताइए, आप दूसरी बार शीशे को क्यों देखते हैं? तो उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं दूसरी बार शीशे को देखता हूं तो मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन किसके पास है वो व्यक्ति दिखाई देता है। तो वो कहते हैं, तब भी तो आपको अपनी शक्ल ही दिखाई देती होगी। उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो। अगर मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं तो सॉल्यूशन किसके पास है? मेरे अपनी मनोस्थिति के पास है। दोस्तों, जब हमारा मन परिवर्तित होता है, जब हमारा संकल्प परिवर्तित होता है तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है, हमारी वाणी परिवर्तित होती है, हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है, हमारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है, हमारा संसार दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। दूसरों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, परिवर्तन का आरंभ, परिवर्तन की अग्नि की जो प्रज्वलन है उसको हमें स्वयं अपने संकल्पों में करना है। तो आज दूसरा संदेश जो सब अपने साथ लेकर जाएंगे कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। शाम को जाकर अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से ये मत कहना कि आज का लेक्चर हुआ बहुत बढ़िया था, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था। हाँ? किसके लिए अच्छा था? मेरे लिए अच्छा था। मुझे स्वयं परिवर्तन करना है, जो यहाँ पर आया है उसी के लिए ही ये आज सेशन है। तो दोस्तों, आज हम आपको आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे। आज जो भी बातें मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपके सामने रखूंगा, एज अ स्पिरिचुअलिस्ट आपके सामने रखूंगा, सब बातें साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर होंगी। कोई भी बातें मेरी ओपिनियन से प्रेरित नहीं है कि क्योंकि मैं मानता हूं ऐसा होना चाहिए केवल उसलिए आप इस चीज को करें, नहीं। हर चीज के पीछे साइंस क्या है, जो बात मैं आपको बोलूंगा वो आपको क्यों करनी चाहिए, उसका लॉजिक क्या है, क्यों आप इस बात को स्वीकार करें, ये सब बातें मैं आपके सामने रखूंगा। व्हाट इज एंड व्हाई डू वी नीड टू वरी, हमको क्यों चिंता करनी चाहिए आज अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल हमारे जीवन में होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या परिवर्तन हमको लाने हैं दोस्तों, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो हु इज द बिगेस्ट किलर ऑफ मैनकाइंड? अगर आज हमारे जीवन में देखा जाए तो हमारी मानवता को डिस्ट्रॉय करने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ना वो वॉर्स हैं, ना वो कैलेमिटीज हैं, ना वो एक्सीडेंट्स हैं। दोस्तों, 90% हमारी बीमारियां जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है।
लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जीवन शैली से रिलेटेड है। ये जीवन शैली केवल हमारे शरीर की शैली नहीं, लेकिन हमारी सोचने की, हमारे मन के विचारों की भी शैली है। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों, इसको आज आपके सामने ही मैं प्रूव करता हूं। इमेजिन करिए एक ऐसी परिस्थिति जब आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका मन बहुत खराब है, आपका मन बहुत विचलित है, आपका मन बहुत दुखी या बेचैन है। जिस दिन आपका शरीर ठीक है लेकिन मन में विचलित है, क्या उस दिन आपका काम करने का मन करता है या नहीं करता? जोर से बताइए, यस और नो? नो, बिल्कुल नहीं करेगा। अब दूसरी परिस्थिति को अपने सामने लेकर आइए दोस्तों। जिस दिन आपके शरीर पर चोट लगी है, आपके शरीर पे कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन सडनली आपको कोई बहुत खुशी की न्यूज़ मिल जाती है, आपका मन बहुत सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या ऐसा होता है कि उस दिन आप अपने शरीर की बीमारी को भूल कर भी सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं? होता है नहीं? होता है। तो बताइए, शरीर ज़्यादा पावरफुल है या मन ज़्यादा पावरफुल है? दोस्तों, यही हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंस है। हम शरीर का ध्यान पूरे टाइम रखते हैं, लाइफस्टाइल को हम केवल शरीर से जोड़ देते हैं। योग दिवस हमने मनाया, योग को भी हमने केवल शरीर से जोड़ा। लेकिन ये जानना समझना बहुत आवश्यक है कि योग केवल समन्वयता शरीर और नेचर में नहीं है, लेकिन आत्मा, मन और आत्मा और शरीर, प्रकृति के बीच में जब समन्वयता आती है, वो यथार्थ योग और यथार्थ लाइफस्टाइल कहलाता है। इसलिए आज जो भी प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊंगा, वो शरीर और आपकी आत्म अनुभूति के लिए, आपके मन के लिए दोनों रूप से दोस्तों कार्य करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 60 लाख से भी अधिक लोग रोज भारतवर्ष के अंदर दोस्तों अपनी जान को खो बैठते हैं। 60 लाख एक साल के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं हार्ट के 100 ऑपरेशंस करता हूं, तो इन 100 ऑपरेशंस में से करीब 33% हार्ट अटैक के मरीज जो मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, जो इंडिया का बिजिएस्ट सेंटर है, वह उनकी उम्र केवल 18 से 30 साल, 35 साल होती है। तो आप सोचिए कि किस तरह से आज बीमारियां हमारे जीवन में दोस्तों बढ़ती चली जा रही हैं। डायबिटीज़ को देखिए, डिप्रेशन को देखिए, हाइपरटेंशन को देखिए, स्ट्रोक को देखिए, मोटापे को देखिए, सब बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। और डिप्रेशन की तो बात मत करिए, ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोग एक टाइम पर इंडिया के अंदर किसी ना किसी प्रकार के डिप्रेशन से दोस्तों कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि इस भौतिकता की रेस के अंदर हमने सब कुछ लिया, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी को दोबारा हमें संयम में लाने की ज़रूरत है। कई बार लोग बोलते हैं कि कागज़ की कश्ती थी, नदी का किनारा था, कागज़ की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल वो आवारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल वो आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही दोस्तों बहुत प्यारा था। तो आज की इस यात्रा पर हम सब लोग अपने उस बचपन की खोज पर चलेंगे, अपनी इस जीवन शैली को एक नया आयाम, एक नया रूप देंगे, और ये हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। और आप आनंदित फील करेंगे, आपका रोम रोम, आपकी रूह रूह, आपका रेशा रेशा, आपकी आत्मा एक रूहानी डांस आज करेगी। लेकिन केवल आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि आज ज़रूरी है हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाएं। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाकर दोस्तों हम लोग ज़रूर रोकें। दूसरा आवश्यक है, अपनी केयर ज़रूर करें दोस्तों। दूसरों का ध्यान रखने से पहले स्वयं के शरीर और मन का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपका स्वयं का मर्तमान, आपका स्वयं का मन खाली है, तो आप दूसरे किसी को कैसे कुछ दे सकते हैं? तो इसलिए अपने मन को भी शक्तिशाली बनाना, अपने मन को भी सशक्त बनाना दोस्तों बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात दोस्तों, ये एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं। अगर आज आप जाएंगे तो आपके अंदर एक जोश होगा, जुनून होगा, मुझे करना है, लेकिन ध्यान रखिए, धैर्यता, संयम और रेगुलराइजेशन, रोज इस चीज़ को अभ्यास में लाना, यही परिवर्तन का दोस्तों नियम है। आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर मोहित, ये सब बातें कहना तो आसान है, लेकिन करना मुश्किल होता है, और बात बिल्कुल सही है। तो जो भी बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा, उन सब प्रोसेस के अंदर दोस्तों मैं स्वयं भी गया हूँ, और मैं आपको अपनी स्वयं की पिक्चर्स दिखाता हूँ। 2001 के अंदर जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, जॉन हॉपकिंस के अंदर, ये मेरी पिक्चर डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के अंदर है। उस समय मेरा वज़न 96 केजीज होता था, मुझे डायबिटीज़ थी, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन था, थायराइड था, बहुत यंग एज थी, हार्डली 25-26 ईयर्स थी उस वक्त उम्र मेरी दोस्तों, और नॉन एल्कोहल स्टेटो हेपेटाइटिस थी, लिवर के अंदर फैट जमा हुआ था।
मैं दोस्तों वापस आया इंडिया में, ऑक्सफोर्ड सब छोड़ छाड़ के कि मुझे इंडिया में ही पढ़ाई करनी है, अपने परिवार के साथ रहना है। तो मेरे एक मित्र हैं, परिवार के संबंधी, उन्होंने मजाक में मुझे कह दिया, 16 जुलाई का वो दिन था, 2001 का वो ईयर था, और उन्होंने कहा कि बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। ये शब्द उनके मेरे जीवन को परिवर्तन करने वाले थे। दोस्तों वो दिन मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया। मैंने आज दिन तक कभी कोई जिम नहीं ज्वाइन किया, मैंने कभी भी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन अपनी जीवन शैली को, खाद्य पद्धति को मैंने बहुत संयमता में लाया और रेगुलराइज तरीके से मैंने उसको किया। उस समय मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई भी पढ़ रहा था और अपने जीवन शैली को 16 जुलाई से ही मैंने बिल्कुल रेगुलराइज कर दिया। डाइट को चेंज किया, रोज़ एक्सरसाइज करनी आरंभ की। 9 फरवरी तक मैंने इस शेड्यूल को बिल्कुल स्ट्रिंजेंटली दोस्तों मेंटेन किया, स्ट्रिंजेंटली मेंटेन किया, और मैंने अपने वजन के अंदर 23 किलो की कमी लाई। 23 केजीज दोस्तों मैंने अपने वजन को कंप्लीटली डिस्कस कर दिया, और कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद मेरे को एक कंप्लीटली ग्लोइंग और न्यू पर्सनालिटी मिली। मेरी हाइपरटेंशन डिसअपियर हो गई, डायबिटीज़ डिसअपियर हो गई, लिवर से अंदर जो फैट था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, थायराइड था वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। और दोस्तों वो दिन से लेके आज इस दिन तक, टिल टुडे, दैट इज टुडे ऑफ जुलाई, आज 1 जुलाई 2022 तक मैं आज भी अपनी इस दिनचर्या को रेगुलराइज मेंटेन करता हूँ। एक भी दिन मेरे जीवन के अंदर मैंने अपने संयम को, अपनी पर्सनालिटी को ऑल्टर दोस्तों नहीं होने दिया। उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को आज मैं आपके समक्ष इस लेक्चर के माध्यम से दोस्तों रखूंगा। लाइफस्टाइल होता क्या है, आप क्या खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, और आपकी सोचने का तरीका दोस्तों क्या है। लेकिन परिवर्तन हमें छोटे छोटे लाने, कोई रेगुलर और मेगा परिवर्तन नहीं लाना, लेकिन छोटे छोटे परिवर्तन जब हम जीवन में लाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल एकदम परिवर्तित हो जाता है। और 3 चीज़ों पर आज हमको स्टडी करना है, वो है हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज और हमारा रेस्ट। यानी जीवन के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं। शरीर की डाइट, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारे मन की डाइट। शरीर के लिए व्यायाम, शरीर के व्यायाम के साथ साथ हमारे मन के लिए भी व्यायाम। और शरीर को आराम, लेकिन दोस्तों शरीर को आराम देने के साथ साथ हमारे मन को भी मेडिटेशन के साथ साथ आराम देना, यही हमारे लाइफस्टाइल को दोस्तों गवर्न करता है। एक एक चीज़ को आज हम लोग सब स्टेप बाय स्टेप लेंगे। आप लोग पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स आपके लिए हार्ड हिटिंग होंगे, आपके लिए रिवीलिंग होंगे, आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होंगे, लेकिन सब फैक्ट्स को मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपके सामने दोस्तों आज रखूंगा। डाइट, एक व्यक्ति ओवरवेट होता क्यों है? इसलिए क्योंकि वो गलत प्रकार का फूड खाता है, गलत समय पर खाता है, और इसी तरीके से गलत तरीके से वो खाता है। इसलिए कीको प्रिंसिपल, यानी जो कैलोरीज इन जा रही हैं, दे शुड ऑलवेज बी इक्वल और लेस देन कैलोरीज दैट यू आर टेकिंग आउट। ध्यान रखिएगा, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन एक बुरी डाइट, एक खराब डाइट को एक अच्छी एक्सरसाइज कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा स्मृति में। इसलिए जब भी लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर मोहित कोई पतले होने के लिए दवाई दे दीजिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एलोपैथी या कहीं पर भी जितनी भी दवाइयाँ बनाई गई हैं, सबके अंदर नुकसान है, किसी ना किसी प्रकार की कैंसर कॉजिंग कैपेबिलिटी है। इसलिए आपका भोजन ही सबसे पावरफुल पिल है, जो आपको मोटा भी कर सकता है और आपको दोस्तों पतला भी कर सकता है। आप पतला क्यों होना चाहते हैं? ठीक है, अगर वजन बढ़ा हुआ है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको स्वीकार्य है कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा हो, तो आप स्वीकार कर सकते हैं ओवरवेट को। दोस्तों जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, उनके अंदर ना केवल कैंसर, लेकिन गॉल ब्लैडर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां सिग्निफिकेंटली बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने वजन को कहीं ना कहीं संयम और कंट्रोल में दोस्तों ज़रूर लेकर आएँ। यही नहीं, जब आप 1 किलो वजन बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो वजन जब आप बढ़ाते हैं तो आपके हार्ट को 3 किलोमीटर एडिशनल ट्रैवल करना पड़ता है ब्लड को, आपके सारे बॉडी को, ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने के लिए। इसलिए आवश्यक है कि कहीं ना कहीं हम वजन को जरूर दोस्तों संयम में लाएं। फूड के बारे में कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस, कुछ मेजर जर्नल्स के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्लांट बेस्ड डाइट, फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट
और ऐसे जिनके अंदर लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, ये सब डाइट्स जो हैं ये हमारे डेथ को, हमारी मोर्टेलिटी को, हमारे मरने के चांस को ऑलमोस्ट 20 to 30% दोस्तों डिक्रीज करती हैं। यही नहीं, प्रेडिमेट स्टडी जो मेडिटेरियन डाइट के साथ बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, उसके अंदर दिखाया गया, ये वर्ल्ड की टॉप जर्नल के अंदर पब्लिश हुई है, कि वो लोग जो कि वेजिटेबल डाइट खाते हैं वर्सेस एनिमल प्रोटीन्स लाइक मीट प्रोडक्ट्स, उन लोगों के अंदर 41% डेथ के चांसेस कम होते हैं। वेजिटेरियन डाइट एज कंपेयर टू द मीट डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट इज एसोसिएटेड विद 40% डिक्रीज इन योर रिस्क ऑफ डाइंग दोस्तों। यही नहीं, और एविडेंस के अंदर देखिए, एडवेंटिस्ट स्टडी जो कि बहुत फेमस स्टडी थी वर्ल्ड के अंदर, पूरी वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर हुई है, उसके अंदर दिखाया गया कि मीट प्रोटीन्स 60% हायर चांसेस होती है डेथ की, लेकिन जब आप इसको नट्स और सीड्स और वेजिटेबल प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं तो हमारी मोर्टेलिटी, हमारे डेथ के अंदर 40% रिडक्शन दोस्तों आ जाता है। दिस इज द एविडेंस दैट वी आर गेटिंग। एंड लास्ट स्टडी आप देखिए जो यूएस हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर हुई थी, कि जब भी हम प्लांट प्रोटीन से को रिप्लेस कर देते हैं, मीट प्रोटीन्स को हटाकर प्लांट से रिप्लेस करते हैं, तो हमारी डेथ के अंदर 10% डिक्रीज हर ईयर के अंदर ग्रेजुअली आने लगता है। दैट इज वाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर कहा था कि वेजिटेरियन फूड लीव्स अ डीप इंप्रेशन ऑन अवर नेचर। अगर आज पूरा वर्ल्ड वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करता है तो हमारी डेस्टिनी को भी दोस्तों कंप्लीटली चेंज कर देगा। आज एक बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया है साइंटिफिक एविडेंसेस में कि कैंसर रिडक्शन, बोन का रिजॉर्प्शन, बोन का कम होना, डायबिटीज का कम होना, और वेजिटेरियंस जो हैं वो मीट ईटर्स को बाय एवरेज 6 इयर्स आउटलिव करते हैं यदि प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट एक व्यक्ति दोस्तों कंज्यूम करता है। इसलिए आज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज टेकिंग अप टू मोर एंड मोर वेजिटेरियनिज्म। वो ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं वेजिटेरियनिज्म को दोस्तों अडॉप्ट करती जा रही है। स्मृति में आती है मुझे एक बहुत सुंदर कहानी एक बच्चे की। एक बच्चा जा रहा था अपनी माँ के साथ और जाते जाते कहीं घूमने जा रहा था, तो उसने देखा कि एक डेड बॉडी को कुछ लोग ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य करते हुए, तो वो बेचारा बोल गया, उसने उसको छू लिया। और जैसे ही उसने उसको छुआ तो उसकी माँ ने उसको पकड़ा और उसने कहा कि बेटा तुमने क्या किया, चलो वापस घर चलो। उसने कहा क्या हुआ माँ? उसने कहा नहीं तुम घर चलो। घर लेकर आई, उसे स्नान कराया और बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लग रही है। उसने कहा पहले स्नान कर, तब मैं तुझे भोजन दूंगी। फिर उसको भोजन उसने परोस कर दिया। कुछ महीने जब बीत गए दोस्तों, तो उसने, उसकी माँ ने उसके बच्चे को ही टेबल पर नॉन वेजिटेरियन डिश बनाकर रखी। तो उस बच्चे ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर अपनी माँ को बोला, मम्मी इधर आओ। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा माँ, आज से कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले जब मैंने एक केवल डेड बॉडी को हाथ लगा लिया था, तो आपने मुझे मिलाया और मिलाने के बाद आपने मुझे खाना दिया। और आज किसी की डेड बॉडी को पकाकर आप प्रोटीन्स के नाम पर मुझे खाने को कह रहे हो, मैं ये अपने जीवन में माँ कैसे कर सकता हूँ? किसी की फियर की एनर्जी, किसी की डेथ की एनर्जी प्रोटीन्स के नाम पर मेरे शरीर को शक्ति माँ कैसे दे सकती है? दोस्तों, हमारे भोजन के अंदर वाइब्रेशंस होती है। हमारे भोजन के अंदर, मैं आज आपको साइंस के रूप से स्पष्ट करूंगा, उसके अंदर एनर्जी होती है। और जब उसके अंदर शुद्ध सकारात्मक एनर्जी होती है दोस्तों, वो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों को परिवर्तित कर देती है। इसलिए आज वेजिटेरियनिज्म को मैक्सिमम इंटरनेशनल सोसाइटीज कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी लेवल पर दोस्तों प्रमोट कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट। आज आपके भोजन के अंदर 2 से 3 सर्विंग्स कम से कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सलाड्स की दोस्तों जरूर होनी चाहिए। किसी ना किसी प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रोज अपनी डाइट में खाना, मॉर्निंग के अंदर, आफ्टरनून के अंदर एंड इवनिंग के अंदर, ये आपके जीवन में दोस्तों अनिवार्य है। ध्यान रखिए, हर प्रकार के कलर्ड फ्रूट्स, डार्क ग्रीन, डीप ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स, इन सब का सम्मिश्रण होना चाहिए। रोज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर मैं सैलेड्स और फ्रूट्स का एक संयम के साथ एक बोल लेता हूँ। इसी प्रकार मैं आफ्टरनून में भी इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कैच है, उसको नोट करिएगा। फ्रूट्स और सलाद को हमेशा भोजन से आधा घंटा 15 मिनट पहले खाना चाहिए। अक्सर हम लोग जो मिस्टेक करते हैं वो है फ्रूट्स को भोजन के बाद स्वीकार करना, या वेजिटेबल्स को और सलाड्स को भोजन के बाद स्वीकार करना। दोस्तों, ये गलती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सलाड्स के बोल्स को हमेशा भोजन के साथ या भोजन से हमेशा पहले 5 से 7 मिनट
दोस्तों खाना चाहिए। जब हम कहते हैं तो खाते हैं तो उसके कैलोरीज, उसकी एनर्जी वो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों को दोस्तों आराम देती है। इसी प्रकार रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्लोर्स हैं, व्हाइट ब्रेड्स हैं, पास्ता है, मैदा है, इन सब का उपयोग दोस्तों कम से कम करें। मैं ये नहीं कहता कि मत खाइए, लेकिन कम से कम करें, क्योंकि ये फाइबर के इनके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं होता है और ये हमारी शुगर और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को एक्यूटली कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं वो लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग नमक नहीं खाएं। मेरा आपको ये संदेश है कि अपने खाने में हमेशा नॉर्मल नमक का उपयोग करें। बिना नमक का खाना किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन एक्स्ट्रा नमक किसमें होता है वो ध्यान से सुनिए। एक्स्ट्रा नमक होता है दोस्तों अचार, पापड़, नमकीन जो हम खाते हैं दोस्तों, टिंड जूसेस और फ्रूट्स और सॉसेस और चटनियां जो हम लोग रोज अपने भोजन के अंदर खाते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत 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 नुकसान करता है। इसलिए जब भी आप अपने भोजन को खाएं उसके ऊपर कभी भी एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें, चटनियों का और बाकी चीजों का उपयोग कम से कम करें। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जो मैंने 20 साल से छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार के टिंड जूसेस, प्रिजर्व्ड जूसेस को बिल्कुल उपयोग ना करें। फ्रेश जूसेस बनाएं, फ्रेश ग्राइंड करें, फ्रेश लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत बहुत बेनिफिशियल है। खाने में नमक आप प्रैक्टिकली नॉर्मल ले सकते हैं, आपको इसका बहुत बेनिफिट दोस्तों मिलेगा। तीसरी बात जो मैं आपको भोजन से रिलेटेड बताना चाहूंगा वो है ट्रांस फैट्स, अर्थात हम सबको कचौड़ी, पकौड़ा, समोसा हम सबको पसंद है और इससे मेरी अद्वितीय नहीं है, हम सबको आनंद आता है। लेकिन आज हमारे यंगस्टर्स, हमारे दोस्त सब इस बात को ध्यान से सुने। आज का फैशन है हम अपना मोबाइल फोन ऐसे उठाते हैं और मोबाइल फोन उठाते ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोबाइल फोन उठाकर फटाफट फटाफट लेकर हम फोन लगा देंगे कि भाई हमको ये चीज भोजन के अंदर चाहिए। फास्ट फूड चेन पर हमने एक प्लेट समोसा ऑर्डर किया, 20 मिनट के अंदर उस समोसे की डिलीवरी हमारे पास होनी है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपने फोन लगाया, उन्होंने क्या करना है, ऑलरेडी उबलते हुए तेल में आधे पके हुए समोसे को, जिसको वो फ्रीजर या फ्रीज करके रखते हैं, उसको वो उस तेल में डाल देते हैं। 2 मिनट के अंदर वो समोसा तैयार होता है, 15 मिनट में आपको डिलीवर होता है, आप उसको खाते हैं, उसका टेस्ट सुपर्ब होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन दोस्तों वो अपने साथ आता है कम से कम 80 ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर करते हैं और ऐसे 10 पदार्थ जो आपकी हार्ट की आर्टरीज को कंप्लीटली क्लॉग कर देते हैं, जिसको हम लोग ट्रांस फैट्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज खाना चाहें, तली हुई चीज खाना चाहें, हमेशा उसको फ्रेश बनवाकर अपने घर में एक ही बारी में बनवाकर उसको ग्रहण करिए। कभी भी उसको आधा पका हुआ यूज मत करिए। और यही नहीं, जो आधा पका हुआ तेल आप यूज करते हैं, जो पका हुआ उबला हुआ तेल होता है, वो तेल हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए नुकसानकारक होता है। वेद कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए बात को जानते हैं कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। ये हमारी हार्ट को हार्ट अटैक करने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रमोट करता है। इसलिए कभी भी उबले हुए तेल को दोबारा उबालना, यूज करना उचित नहीं है। अगर हमको इस प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस पसंद है तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप रेगुलरली जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं डायबिटीज और कहीं ना कहीं हमारे डेथ को ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। ओकेजनली आप लोग ले सकते हैं, लेकिन बच्चे और खासकर किसी को आदत है रेगुलरली लेने के लिए, तो इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में उपयोग दोस्तों ना करें, ये हमको बहुत बहुत नुकसान देगा। ऑयल्स के बारे में बहुत सारी बात होती है, लोग कहते हैं कौन सा तेल उपयोग करें, किस प्रकार का तेल करें। आज मैं इसको सदा के लिए आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। दोस्तों ओलिव ऑयल के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। ओलिव ऑयल को कहते हैं ओलिव ऑयल खाना है, ओलिव ऑयल हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, आप सबने सुना भी होगा। ध्यान रखिए, ओलिव ऑयल जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, जिसको स्टडीज में उपयोग किया गया है, उसका नाम है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। और उस ओलिव ऑयल की कीमत होती है 2500 से 3500 रुपए प्रति लीटर। और उसका बेनिफिट हमारे शरीर पर तब होता है जब हम उसको कच्चा खाते हैं, यानी उसको रॉ उपयोग करते हैं। हमारी फूड हैबिट जो है, हम तेल को छौंक लगाने के लिए या उसको तलने के लिए उपयोग करते हैं, और जैसे हम ऑयल को तलते हैं उसकी वैल्यू प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी कैलोरिक यूटिलिटी वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए इंडियंस के अंदर, भारतीयों के अंदर सबसे
वंडरफुल ऑयल जो है वो सरसों का तेल और मस्टर्ड ऑयल माना गया है। और मेरा मंत्र आप सबके लिए है कि अपनी शेल्फ पर, किचन पर सब प्रकार के ऑयल्स को डेकोरेट करके रखें, चाहे वो सरसों का तेल हो, ओलिव ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, हर ऑयल को 15 से 20 दिन के बाद रोटेट करते जाएं। ये आपके शरीर के अंदर आपको प्रैक्टिकली बैलेंस देगा। कभी भी किसी मार्केटिंग गिमिक की तरफ आप लोग कभी भी मत जाएं। घी और वनस्पति, इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। मेरे हार्ट अटैक के जो मरीज होते हैं या हार्ट के मरीज होते हैं, मैं उनको कभी भी घी या वनस्पति खाने के लिए मना नहीं करता हूं। अगर आप संयम से घी का उपयोग करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑयल का उपयोग करना चाहते हैं, आपको अलाउड है। लेकिन सवेरे, दोपहर और शाम यदि मैं रेगुलरली घी और तेल का उपयोग करूंगा, वो कहीं ना कहीं मेरे शरीर पर बहुत बहुत नुकसान दे सकता है। इसलिए आपको घी और बटर का उपयोग संयम से करना चाहिए। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप एक ऑयल को डीप फ्राई के लिए यूज कर लेते हैं, तलने के लिए कर लेते हैं, सभी घर वाले सुनेंगे इस बात को, उस ऑयल को दोबारा डीप फ्राई के लिए यूज कभी भी नहीं करना है। अगर आपने एक ऑयल के अंदर बड़ी कढ़ाई जलाकर उसके अंदर कचौड़ी, पकौड़े, समोसे सब तल लिए, उसको दोबारा यूज तलने के लिए नहीं करना है। तो क्या उसको फेंक दें? नहीं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। आप उसको सब्जी बनाने के लिए, छौंक लगाने के लिए, दाल में छौंक लगाने के लिए आप उसका उपयोग दोस्तों कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ घर का बना हुआ दही, ये हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारी फूड हैबिट्स के अंदर रात का भोजन, आपका भोजन का जो है वो पिरामिड की तरह होना चाहिए। मॉर्निंग के अंदर बेस्ट डाइट, आफ्टरनून के अंदर से थोड़ी कम, और रात का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए। और ध्यान रखिए, रात का भोजन यदि हम 9, साढ़े 9 के बाद उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक हो जाता है। वो हमारे लिए लिटरली पॉइजन का काम करता है, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रेजुअली स्लो होता चला जाता है। इसलिए रात का भोजन 8, साढ़े 8 बजे या 9 बजे से पहले हमको जरूर ग्रहण कर लेना चाहिए। साइंटिफिक एविडेंसेस के कारण कि आप अगर देखेंगे तो लेग्यूम्स हैं, जिनको टी और कॉफी पसंद है, ब्लैक टी और ब्लॉक कॉफी वो लेना चाहे, मशरूम्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। यही नहीं, आप देखेंगे नट्स यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं बादाम है, पिस्ता है, चिया सीड्स है, अलसी के बीज हैं, ये हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और इसी प्रकार आप देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। फ्रूट्स को जूस करना ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है। देखिए एविडेंस ऑफ हार्म, जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जूस करेंगे, उसका पल्प रिमूव होता है, उसकी कैलोरी भी बढ़ जाती है और ये शरीर के लिए दोस्तों नुकसानकारक हो जाता है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों को, टिप्स को हम अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, तो हमारी लाइफ बहुत सुंदर रूप से एक नया परिवर्तन ले सकती है। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है डाइटरी प्रिंसिपल्स का। आपके डाउट्स को मैं एंड में जरूर दूंगा। तो बैक स्मोकिंग किसी भी प्रकार से आप करें दोस्तों, ये नुकसानकारक है, क्योंकि एक स्मोकिंग के अंदर मर्करी, निकोटीन, टार, पोलोनियम, आर्सेनिक, ये सब प्रकार के कैंसरस और हार्ट अटैक कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। और हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार की डिजीज के ऊपर स्मोकिंग दोस्तों कॉम्प्लीमेंट करता है, उसको प्रमोट करता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यदि आज आप शाम को एक चीज यहाँ पर दान करना चाहें फिजिकल के अंदर, तो वो है तंबाकू या किसी भी प्रकार की स्मोकिंग आप लोग करते हैं, उसको आज यहाँ पर सदा के लिए विनम्रता से मैं आपसे कहता हूँ, उसको छोड़कर आज यहाँ से आना चाहिए। दोस्तों आपको पानी रेगुलरली अपनी लाइफ के अंदर उपयोग करना है, क्योंकि हमारा शरीर 75% वाटर है। तो बॉडी की संरचना को देखते हुए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट में होते हुए, जब आप उचित पानी 2 से 2.5 लीटर लेते हैं, तो ये हमको एक अच्छी स्किन देता है, हमारे जॉइंट्स को भी ग्रीस करता है, और यही नहीं हमारे ब्रेन के लिए भी बूस्टर दोस्तों एक्ट करता है। तो पानी का उपयोग रेगुलरली आप लोग जरूर करें। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं, या तो मटके का पानी या प्लेन वाटर, या प्रेफरेबली निमाया वाटर या गर्म पानी आप उसका उपयोग करें। या आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को सिग्निफिकेंटली दोस्तों बूस्ट करता है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार हम शरीर को डाइट खिलाते हैं, उसी प्रकार आज बहुत आवश्यक है अपने मन को भी डाइट खिलाना। शरीर को तो हम लोग अच्छी डाइट खिलाकर, गुलाब जामुन, पकौड़ा खिलाकर प्रसन्न कर सकते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन दोस्तों आज ये भी सोचना जरूरी है कि हम अपने मन को किस प्रकार की डाइट खिला रहे हैं। आज हमारा मन सवेरे से लेकर शाम तक जो है वो दौड़ता रहता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारा जीवन जो है हमारे संकल्पों की रचना है। एक बार की बात है कि एक कुम्हार था, उस कुम्हार ने बहुत सुंदर एक चिलम बनाई और चिलम बनाकर उसे डेकोरेट किया और डेकोरेट करके रख दिया। और थोड़ी देर बाद उसका मन में क्या आया, उसने उस चिलम को तोड़ दिया और तोड़कर मिट्टी में मिला दिया और बोला कि अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि कुम्हार तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, अब तू क्यों नहीं चिलम बनाएगा? तो उसने कहा मेरा मन बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि हे कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। उसने कहा ऐसा क्यों कहते हो? तो मिट्टी ने बोला कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। तो दोस्तों हमारा मन, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार के विचार आप अपने मन के अंदर रखते हैं वही आपके जीवन को खिलाकर बाहर निकलता है। आपका मन, आपका जीवन जो है उसके अंदर, आपके मन के अंदर 50 से 70 हजार विचार दोस्तों रोज निकलते हैं और इसमें से 95% जो हमारे विचार हैं वो रिपीटेटिव हैं, नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं और पर्पसलेस थॉट्स हैं। आप सोचिए अगर एक फैक्ट्री में से 95% जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो रिपीटेटिव, वेस्ट और नेगेटिव, पर्पसलेस हैं, तो ये हमारा जीवन किस प्रकार से जा रहा है? एक मानव मन सोचता ही जा रहा है, केवल 5% हमारे थॉट्स जो है वो सकारात्मक और पर्पसफुल थॉट्स हैं, तो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? इसीलिए आज हमारे जीवन में भय, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन ये कहीं ना कहीं घर कर गया है, क्योंकि बार बार वो विचारों की संख्या जो है वो हमारे जीवन की गति को निर्धारित करती है। और क्यों? क्योंकि हमारा एक एक विचार हमारे जीवन में हमको व्यवहार देता है। जब मेरा मूड अच्छा है, जब मेरे संकल्प बड़े श्रेष्ठ हैं, तो मेरा बिहेवियर भी लोगों के प्रति, व्यवहार भी लोगों के प्रति बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा और बहुत पावरफुल होगा। लेकिन दोस्तों जब मेरा व्यवहार भी पॉजिटिव है तो मेरी भावनाएं भी पॉजिटिव होगी, मेरा जीवन भी पॉजिटिव होगा। उस खुशी के अंदर मैं किसी के लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन जब मेरा मन खराब है, नेगेटिव है, तो मेरी फीलिंग्स भी खराब है, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर बहुत पड़ता है। दैट इज व्हाई एक एक विचार जो आप अपने मन के अंदर उत्पन्न करते हैं दोस्तों, वो आपका, आपके भविष्य का दोस्तों निर्माण करता है। और आज मैं आपके सामने आंख खोल देने वाली स्टडी प्रेजेंट करूंगा जो हमने अपने हॉस्पिटल में की है। सभी इस चीज को ध्यान से देखिए कि क्यों आज अपने विचारों पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान से देखिए, जब मैं अपने हॉस्पिटल में देख रहा था कि मेरे 30 to 35% जो मरीज हैं वो यंग बच्चे हैं, केवल 18 से 30 साल 35 साल की उम्र के, तो मेरे मन में यह आया कि इनका हार्ट अटैक का कारण तो मुझे देखना चाहिए। तो दोस्तों हमने उनके जीन्स को स्टडी करना आरंभ किया, उनके अंदर की बॉडी की संरचना को स्टडी करना आरंभ किया। आप डॉक्टर नहीं किए तो ध्यान से समझिएगा ये क्या चीज है। दोस्तों ये क्रोमोसोम कहलाता है, ये हम सबके बॉडी के अंदर होता है। जैसे जब आप जूते पहनकर जाते हैं तो जूते के अंदर शूलेस होता है और शूलेस के ऊपर आप देखते हैं टोपी लगी हुई होती है ताकि वो शूलेस बिल्कुल एक्यूरेट रहे। इसी तरह इस क्रोमोसोम के अंदर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये हमारी बीमारियों को नियंत्रित करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर ये टोपी लगी होती है जिसको हम लोग टेलोमियर लेंथ कहते हैं। और ये लेंथ उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि ये उम्र के साथ साथ कम होती जाती है, इसलिए उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती चली जाती है। समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो। अब ध्यान से सुनिए क्या किया हमने देखा कि इन बच्चों को जिनको हार्ट अटैक था, ना तो ये स्मोकिंग करते थे, ना इनको डायबिटीज थी, ना इनको फैमिली हिस्ट्री, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था इनको हार्ट अटैक का, फिर भी हार्ट अटैक हो रहा था। हमने इनके तनाव को मेजर करना, स्ट्रेस को मेजर करना आरंभ किया। पारिवारिक तनाव, पर्सनल तनाव और वर्क के तनाव को मेजर किया और साथ में इनकी टेलोमियर लेंथ यानी इनके क्रोमोसोम को भी हमने एनालाइज करना आरंभ किया। रिजल्ट्स क्या थे उस पर ध्यान करना। दोस्तों ध्यान से सुनिए इनके रिजल्ट्स के अंदर हमें क्या पाया। इन बच्चों की शारीरिक उम्र 18 से 30 साल थी, लेकिन जब हमने इनकी बायोलॉजिकल यानी कि जेनेटिक एज को अपने नाम
मोटापा, तो इन बच्चों की उम्र जो है 60 से 75 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति के बराबर दोस्तों पाई गई। इनके क्रोमोसोम्स, इनकी बॉडी की संरचना कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। शारीरिक रूप से केवल 18 से 30 साल, लेकिन अंदर की एज एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आया, ये पब्लिश करिए कि ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण तो हमें मिल नहीं रहा। तो हमने इनके तनाव को जब मेजर किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों को जिनको हार्ट अटैक हुआ था उनमें हाईएस्ट लेवल ऑफ तनाव पाया गया, क्रोध पाया गया, लैक ऑफ पर्पस पाया गया। उनके जीवन के अंदर खुशी नहीं थी, उनके जीवन के अंदर आनंद नहीं था। उन्होंने भौतिकता के सब साधन कमाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन से सुकून दोस्तों चाह रहा था। हमने जब फर्दर एनालाइज किया तो हमने देखा कि जिन बच्चों के जीवन के अंदर पर्पस नहीं, प्यार की कमी है संबंधों के अंदर, उनके जीवन के अंदर वायलेंस है, पुअर न्यूट्रिशन है, उनकी टेलोमियर लेंथ कम हो जाती है क्योंकि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनके अंदर हार्ट अटैक बढ़ता चला जाता है। और जिन लोगों के अंदर प्यार है, पॉजिटिव आउटलुक है, खुशी है, एक दूसरे के प्रति शुक्राना की भावना है, इन लोगों की लेंथ जो है, इन लोगों की जो टेलोमियर लेंथ है बरकरार रहती है। दोस्तों आज हमारे संकल्प, हमारी जीवन शैली ना केवल बाहर हमारे अंदर बॉडी की एक एक संरचना पर दोस्तों असर डाल रहे हैं। आज इस भौतिकता की रेस के अंदर हमने अपने मन का सुकून खो दिया है। आज बहुत आवश्यक है कि अपने विचारों को भी हम एक नया दिशा निर्देश दें, अपने विचारों को भी दोस्तों हम लोग परिवर्तित करें। यही नहीं, आज आप देखिए जो भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन केवल भोजन प्रोटीन्स नहीं, लेकिन आज न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्टर मासारू इमोटो ने जो जापान में स्टडी की उसके अंदर क्या रिजल्ट्स आए। पानी की बूंद उन्होंने जब ली, एक पानी की बूंद को उन्होंने भावनाएं दी कि यू आर अगली, तुम खराब हो, और उसी पानी की बूंद को जब उन्होंने भावना दी आई एम थैंकफुल, तो बहुत अच्छी हो, तो दोनों का क्रिस्टल पैटर्न विद इन 1 मिनट एक डिफरेंट रूप ले गया, एक डायमंड रूप में हो गया और एक अगली क्रिस्टल के रूप में हो गया। ये शो करता है कि हमारी भावनाएं हमारे पानी पर भी दोस्तों असर डालती हैं। ये स्टडी सब साइंटिफिकली पब्लिश्ड है। यही नहीं दोस्तों, भोजन को देखिए, भोजन चावल में दाल सेम मर्तबान, सेम जगह, सेम समय पर जब रखे गए, 3 डिफरेंट इमोशंस, एक को घृणा की भावना, एक को कोई भावना नहीं और एक को प्यार की भावना, कुछ ही दिनों के अंदर देखा गया कि इसके अंदर फंगस लगी, इसके अंदर सड़ने लगा, और जिसको प्यार की भावना दी गई वो भोजन बिल्कुल ठीक रहा। दोस्तों आज इसीलिए आवश्यक है कि भोजन को भी हम शक्ति देकर, भोजन को भी पावरफुल वाइब्रेशंस देकर हम ग्रहण करें। इसीलिए आज मैं आपके समक्ष एक एक्सरसाइज आपको बताता हूं। एक दिन के लिए इस एक्सरसाइज को करिएगा। आज शाम को जब आप लोग डिनर करेंगे, कल मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट करेंगे और कल आफ्टरनून में जब आप लोग दोस्तों लंच करेंगे, ऐसे समय पर भोजन जब सामने आएगा तो 4 भावनाएं केवल 20 सेकंड का मन को आराम देकर उसके अंदर डालिएगा। सबसे पहले उस भोजन को पावरफुल शक्ति देकर दीजिए कि ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को सुकून और शांति देगा। इसके अंदर परमात्मा का प्यार, इसके अंदर परमात्मा की शांति की शक्ति, इसके अंदर परमात्मा की खुशी की शक्ति, आनंद की शक्ति इसके अंदर भरी हुई है। और साथ में परमात्मा के प्रति थैंक्स की भावना जरूर जाहिर करिए। जब आप प्यार, शांति और शक्ति से उस भोजन को शक्ति देंगे दोस्तों, तो वो प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जब हम लोग जाते हैं, हम लोग भोग खाते हैं, तो वो होता क्या है? हम कहते हैं ये होली फूड है, ये होली वाटर है, चरणामृत है। वो चरणामृत होता क्या है? वो चरणामृत पानी तो है, लेकिन उस पानी के अंदर जब हम अपनी भावनाएं उनकी शक्ति डालते हैं दोस्तों, तो भावनाएं उस पानी को भी शक्तिशाली बना देती हैं। इसी प्रकार हमारे श्रेष्ठ संकल्प उस भोजन को भी शक्तिशाली बनाकर आनंदित कर देते हैं, उसको शक्तिशाली बनाते हैं, हमारे रूह को भी आनंद से दोस्तों परिपूर्ण करते हैं। और यही नहीं, अपने मन को भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाए दीजिए। आज हमारे मन में भय, चिंता, अनसर्टेनिटी ये कहीं ना कहीं है। आज पूरे दिन मानव अपने आप को टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ पड़ता है। सवेरे से लेकर शाम तक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पूरे दिन जिंदगी इसी तरह से चलती रहती है। एक मैसेज आएगा, उसको फॉरवर्ड करेंगे, दूसरा आएगा, फॉरवर्ड करेंगे।
ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेरे मन पर, मेरी मनोस्थिति पर दोस्तों बहुत बहुत नुकसान करती है। आज अगर आप देखेंगे ऐसे लोग हाई कैलोरी जो डिजिटल कंजम्पशन करते हैं, हाई कैलोरी कंजम्पशन दोस्तों, इन लोगों की ब्रेन और थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं। दिखाया गया है साइंस के अंदर कि जब ब्रेन को एमआरआई के द्वारा इमेज किया गया, वो लोग जो ओवर कैलोरी यानी ओवर डिजिटल कंजम्पशन करते थे और वो लोग जो चरस और गांजा का उपयोग करते थे, दोनों के ब्रेन के अंदर दोस्तों सिमिलर चेंजेस पाए गए, सिमिलर चेंजेस पाए गए। इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हाई कैलोरी डिजिटल कंजम्पशन जो हमारी ब्रेन, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे संबंध, हमारी हेल्थ पर कहीं ना कहीं इतना नुकसान पा रही है दोस्तों, उसको हम आज ब्रेक अपने जीवन में समय बनाएं। पूरे दिन भागना, अपनी लाइफ को हाई टेक बना लेना दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं आपको दिल से ये संदेश देता हूं कि हाई टेक से ज्यादा आज हमको अपने जीवन में हाई टच की जरूरत है, एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। आज एक ही घर में हमें दोस्तों अनेकों घर बनाना है। आज एक परिवार के अंदर बच्चे किसी और कमरे में, माँ बाप किसी और कमरे में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कनेक्टेड कैसे? मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। कैसे? वो क्या खाना बनाए, एक कमरे से दूसरे कमरे में दोस्तों मैसेज चलता रहता है। एक दूसरे की शक्लें देखे भी हम कई बार समय बीत जाता है और मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि घर वालों से भी थोड़ा मिल लिया करो, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उनसे भी कभी दूर बढ़ो। हमारे परिवार के अंदर मेरे फादर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मदर गायनेकोलॉजिस्ट और मेरी छोटी बहन है और हम 4 लोग सदस्य हैं दोस्तों। 47 इयर्स हमारी फैमिली में हुए हैं, हमने एक भी दिन रात का भोजन साथ में मिस दोस्तों नहीं किया है, until unless हम लोग कहीं ट्रैवल करें। कभी भी भोजन की लग्जरी हमको अपने कमरे में प्राप्त नहीं होती है, कभी ड्राइंग रूम में नहीं सर्व होता है। हमेशा डाइनिंग टेबल पर संयम के साथ हम लोग 3 और 4 लोग साथ बैठकर भोजन खाते हैं। टेलीविजन कभी नहीं चलता है, मोबाइल फोन साइलेंट पर होता है। 20 मिनट आनंद के साथ हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। इतनी शक्ति भोजन हमको देता है, तो ये आवश्यक है इस चीज को अपने जीवन के अंदर दोस्तों यूज करना। आज मैं आपको केवल एक प्रिंसिपल देता हूं कि रात को सोने से आधा घंटा पहले 30 एंड 40 प्रिंसिपल, रात को सोने से आधा घंटा पहले अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। सोने से आधा घंटा पहले परमात्मा की याद में, साइलेंस के अंदर कोई अच्छी चीज लिखिए, कोई अच्छी चीज पढ़िए, उसका आनंद उठाइए और उसको अपने जीवन में ग्रहण करिए। अपने अगले दिन की प्लानिंग करिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। मॉर्निंग के अंदर जब आप उठें तो अगेन व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अपने मोबाइल बना लोगे दोस्तों, केवल प्यार से परमात्मा के साथ उसकी स्मृति में बैठिए। कोई अच्छी चीज को सुनिए, कोई भजन सुनिए, मेडिटेट करिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और पूरे दिन फिर आपको जितना भी मोबाइल यूज करना है आप करिए। और परिवार के साथ जब आप बैठते हैं दोस्तों, तो कभी भी परिवार और बच्चों से बात करते हुए अपने मोबाइल को अपने सामने ना रखिए। हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशंस, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ दोस्तों धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगला आधार स्तंभ जो हमारे जीवन का माना गया है वो है अच्छी एक्सरसाइज। दोस्तों अगर मैं एक लाइन में आपको एक्सरसाइज की वैल्यू समराइज करूंगा तो इस लाइन को सब ध्यान से सुनेंगे कि जो व्यक्ति, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो व्यक्ति रोज अपने बॉडी को, अपने आप को रोज आधे से पौना घंटा, 1 घंटा मूव नहीं कराता, नहीं चलता, वो अपनी उम्र में रोज आधे से पौना घंटा कम करता जा रहा है। दिस इज व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्लियरली आज ये साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूव होते हैं कि अगर हम रोज एक्सरसाइज नहीं करते, मूव नहीं करते, तो आपकी उम्र में रोज उतना ही समय कम होता जा रहा है। इसलिए नो मैटर व्हाट इज योर एज, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपको मूव करना जरूर चाहिए। आधा घंटा पहले उठे, मेरे को ऑपरेट करना होता है 20 केस, 25 केस का, कहीं 30 का, कहीं 40 केसेस होंगे, 7 बजे टेबल पर केस लगा हुआ होगा, लेकिन दोस्तों एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो अपने शरीर के लिए मैं समय ना दूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं शरीर को एक्सरसाइज कराकर, संयम में रहकर एक्सरसाइज कराकर मैं जरूर अपनी बॉडी को भी उस अभ्यास के अंदर जरूर लाऊं। तो जरूर हमारा कोल्हापुर है, आपके पास तो झील है, लेक्स है, नदियां है, इतना सुंदर माहौल है, बढ़िया बढ़िया आपके पास पाथवेज बने हुए हैं। आप सबको इनवाइट करता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि उठिए आधा घंटा और सवेरे उठकर उस बिस्तर को त्याग कर, उसका मोह त्याग कर,
उससे अपने सिंगल रिलेशंस को आधा घंटा कम करके बाहर निकलिए और बाहर निकलकर मूव करना आरंभ करिए। आप देखिए आपको एक नए जीवन का दोस्तों अनुभव होगा। आप शॉर्टर ड्यूरेशन करें, आप हल्का चलें, आप स्पीड से ना चलें, ये भी एक्सेप्टेबल है। जितना चल पाए उतना चलें, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन दोस्तों चलना जरूर है, मूव करना जरूर है। योग करें, एरोबिक करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आप करना चाहें, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये मिथ है कि एक्सरसाइज केवल ओवरवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, ये भी मिथ है कि हमें केवल वॉकिंग करनी है। दोस्तों योगा भी और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी हफ्ते में कम से कम 3 बार हमको जरूर करना चाहिए। तो कल से हम सबको मूव करना है, एक दूसरे को उठाकर ले जाना है। हमारे परिवार में भी हम सबको प्रेरित करते हैं, एवरीबॉडी इज आउट ऑफ देयर बेड। योग और मेडिटेशन के बाद, मॉर्निंग स्पिरिचुअल मेंटर के बाद हम सब लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों निकल जाते हैं। जब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज का हमको क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। हमारे खुशी के हार्मोन्स डोपामाइन और एंडोर्फिन, इनको वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। हमारे को शांत रखने के जो हार्मोन्स है गाबा पेप्टिन, उसको भी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी मेमोरी पावर, हमारी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी, सबको वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है। बच्चों की परफॉर्मेंस दोस्तों ऑलमोस्ट 20 मिनट आउटडोर एक्सरसाइज के बाद 50% बेटर हो जाती है। इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और संदेश एज अ कार्डियोलॉजिस्ट है कि हम सबको रोज एक्सरसाइज जरूर करनी है। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि जरूर कर से मैं मूव करूंगा? बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे? करना है और कराना है। कोलापुर को स्वस्थ रखना है। यहाँ का एक एक एंजल जो है वो बिल्कुल हार्ट की बीमारियों से मुक्त। कोई बात नहीं, हम कार्डियोलॉजिस्ट को खाली बिठा देंगे, कुछ और काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी खाली रहने को तैयार हूं, है ना। लेकिन हम सबको मूव करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दूसरों की हेल्थ का भी हमको ध्यान रखना है, मूव करें। लेकिन दोस्तों जैसे आप शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे मन की भी एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। चलो आप में से कौन वॉलंटियर करेगा? एक एक्सरसाइज हम सबको मन की करेंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे आप? हाँ, जो मैं बोलूंगा दोगे? सच दोगे पक्का? हाँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आज हम बहुत सुंदर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सब लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। अच्छा बेटा एक बात, अगर आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 10 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, आपको हर्ट फील किया, आपके दिल को वो बात बहुत चुभी हो, अंदर से खराब लगा हो, उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। सडनली 20 साल बाद या 20 दिन बाद या जब भी आपके सामने वो व्यक्ति आ जाता है, आपके मन में उसके लिए पॉजिटिव भावना आती है या उसको देखकर पुरानी बात याद आकर गुस्सा आता है? सच बता, गुस्सा आता है नहीं आता? आता है ना? आना भी चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कौन कौन कहता है आना चाहिए? कौन कौन कहता है? देखो मेरा उत्तर मैं बताऊं, मेरे ख्याल से अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, मेरे ख्याल से अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे बदला लेना तो हमारा धर्म है। यस और नो? यस और नो? अच्छा मैं उत्तर बताऊं, मेरा उत्तर है अगर किसी ने आपके साथ 20 साल पहले बंदा नुकसान किया है तो उससे हमें बदला जरूर लेना चाहिए और 20 साल के इंटरेस्ट के साथ लेना चाहिए। यस और नो? मैं तो कहता हूं हाँ लेना चाहिए। अब कौन कौन कहता है हाँ कर रही है? यस, हाँ, तो बदला नहीं लेना चाहिए। बाकी लोग क्या कहते हैं? नहीं लेना चाहिए, किसी ने इतना नुकसान पहुंचाया। क्यों आता है बेटा गुस्सा आपको? 20 साल पुरानी बात के बाद आज क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि 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 कहां पे रखी थी? यहां रखी थी। रखना चाहिए ना? मैं तो कहता हूं रखना चाहिए भाई, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस बात को सेटल करना है। यस और नो? कौन कौन कहता है नहीं? वो आप बताइए। मेरे ख्याल से आप लोग गलत कहते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। मेरे ख्याल से बदला जरूर लेना चाहिए। चलो आज एक एक्सरसाइज और करें हम लोग, सब लोग करेंगे एक्सरसाइज मेरे साथ 5 दिन के लिए। कौन कौन करेगा मेरे साथ 5 दिन के लिए एक्सरसाइज? सब लोग हाथ उठाइए। हाँ, वीडियो निकालो उनका सबका पीछे, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। कौन कौन करेंगे एक्सरसाइज? सब लोग करेंगे, जोर से बोलिए। यस। ड्राइंग रूम का कूड़ा और बाकी जितना भी घर का कूड़ा है
उसको 5 दिन के लिए घर के अंदर ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। तैयार है सभी लोग? यस और नो? क्यों अभी आपने हाथ खड़ा कर दिया तो शीट करें? ये तो गलत बात है। हाँ, करेंगे या नहीं करेंगे? चलो आपके लिए पूछता हूं, 3 दिन के लिए करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कोई बताएगा कैसे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ठीक, खड़े हो क्या? हाथ बदबू आएगी तो क्या होगा? आने दे, बदबू आएगी, खराब आएगा, तो घर की सफाई रोज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कौन कौन बोले घर की सफाई रोज करनी चाहिए? हाथ खड़ा करो। रोज करनी चाहिए घर की सफाई, पक्का? तो घर की सफाई रोज और मन की सफाई 20-20 साल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखो, ये गार्बेज, ये कूड़ा अपने मन के अंदर हम लोग रोज भर के रखते हैं। एक दिन एक व्यक्ति मिलेगा, उसकी बात को लिया, अपने मन में रख लिया। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति मिला, उसकी बात को लिया, मन में रख लिया। 365 दिन 365 लोगों की बात को मन में रख लिया। हो सकता है एक दिन में 10 लोग मिले, 3650 हो जाएंगे, और ये बात और चलेंगे 10-10, 20-20 साल, तो वो कितना आंकड़ा पहुंच जाएगा। दोस्तों मन नहीं रहता है, मन हमारा कूड़ेदान बन जाता है। आज हमारे मानव मन में क्रोध, एंगर, इरिटेशन, ईर्ष्या, घृणा, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, ये बढ़ता जा रहा है। ये सब हमारे मन के अंदर आज भरा हुआ है। आप पूछो अपने आप से कि रोज अपने मन को इन नेगेटिव इमोशन से रखना चाहेंगे, इसको खत्म करना चाहेंगे? आज बहुत आवश्यक है कि हम रोज अपने मन को साफ करें। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो आज के बाद बहुत सिंपल, आज के बाद क्या करेंगे? आज के बाद यहां से अगर मुझसे गलती हुई तो मैं बड़े प्यार से पोलाइटली किसी से क्षमा मांगूंगा, और अगर किसी और ने गलती की है तो उसको प्यार से फोन लाकर कहूंगा, कोई बात नहीं खत्म हुआ। ऐसे नहीं कहना, देखा मैंने तुझे माफ कर दिया, ऐसे नहीं कहना। प्यार से उसको मन से क्षमा दे दीजिए, उसको स्वीकारिए, क्योंकि हमारे नेचुरल इमोशंस प्यार है, एक दूसरे के प्रति करुणा है। दोस्त हम कहां लेकर जाएंगे इसको? ये हमारा नेचुरल इमोशन नहीं है। बार बार रिपीट यूज करने के कारण हम क्रोध को नेचुरल कर देते हैं। गुस्सा आना नेचुरल है, इरिटेशन नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज गुस्से को नेचुरल यूज करते हैं। जब हम प्यार को यूज करेंगे तो प्यार नेचुरल होगा, कंपैशन नेचुरल होगा, एप्रिसिएशन नेचुरल हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल हो जाएगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना नेचुरल हो जाएगा। अगर आप सोचो कि इस हॉल के अंदर ये 1000 एजेंट्स भी, अगर ये 1000 लोग भी आज एक दूसरे के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए संकल्प लेकर जाते हैं कि मैं कभी भी किसी आत्मा, किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध और ईर्ष्या नहीं रखूंगा, केवल दिल से प्यार, दिल से सुकून और भावनाएं अच्छी रखूंगा। दोस्तों आपका ये कोलापुर जो है ना, ये स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग। एक एक व्यक्ति यहाँ पर खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा, हर परिवार के अंदर आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। कार्डियोलॉजिस्ट का तो रोल खत्म किया, साइकियाट्रिस्ट का रोल खत्म हो जाएगा, साइकियाट्रिस्ट का रोल खत्म हो जाएगा। दोस्तों इतना सुकून, इतनी शांति, इतना संबंधों के अंदर प्यार बढ़ते चले जाए। तो करेंगे आज के बाद नहीं करेंगे? बताइए कौन कौन अपने मन की सफाई रोज करेगा? सब लोग करेंगे, हाँ प्रॉमिस करेंगे, पक्का करेंगे। दोस्तों ये हमारी किचन है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के अंदर सबसे अच्छी चीज डेकोरेट की जाती है। अगर आज हम अपने जीवन के अंदर ग्रजेस को होल्ड करते जाएंगे, कई लोग कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए डॉक्टर साहब मैं इसको मरते दम तक माफ नहीं करूंगा, मैं को शमशान घाट तक लेकर जाओगे? कहते हाँ वहां तक लेकर जाऊंगा। मैं कहता भाई ये मत, आज हल्का, बिल्कुल हल्का और शांत अपने मन को सुकून से भर दीजिए। स्वयं के प्रति, हर आत्मा, हर व्यक्ति के प्रति दोस्तों अपने मन को बहुत शांति और सुकून से परिपूर्ण करिए। आपका जीवन जो है वो स्वर्ग और सुकून से परिपूर्ण हो जाएगा, शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम सबको करते हैं। और लास्ट क्या आता है? लास्ट है रेस्ट, यानी आराम। दोस्तों शरीर को रेस्ट की बहुत आवश्यकता है। कहा जाता है कि साइंटिफिकली देखा जाए कि रात को लेट सोना, 10-11 बजे के बाद सोना, यह हमारे लिए नुकसानकारक है। अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करना नुकसानकारक है। रात को टी और कॉफी का उपयोग करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानकारक है। ब्राइट लाइट्स के अंदर सोना, ये भी हमको नुकसान देता है। अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, ध्यान रखिए इसका घंटों से ज्यादा हमारी स्थिति पर निर्भर है, तो ये हमारे जीवन में एंजाइटी, हमारे जीवन के अंदर हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर भी उसको कॉज कर सकती है।
तो 6 से 7 घंटा नींद एडल्ट्स के लिए और 7 से 8 घंटा नींद बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हम सोते हैं तो केवल हमारा शरीर सोता है या हमारा शरीर के साथ साथ मन भी सोता है? ये सोचिए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, रोज रोज मैसेजेस, मोबाइल भरा हुआ होता है, उसके अंदर हुआ सर 10 घंटे सोता हूँ लेकिन फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम तो सोने गए, अपने मन को भी सुनाया नहीं सुनाया? ये मन सोते वक्त भी काम कर रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था। दोस्तों, आज नींद की आवश्यकता हमारे शरीर से ज्यादा हमारे मन को होती है। आज हमारा मन थक रहा है। थके हुए मन की निशानी जानते हैं? जो चीज लगातार काम करेगी, अगर ये लाइट चलती रहेगी, पंखा चलता रहेगा, ये प्रोजेक्टर चलता रहेगा, तो 1-2 घंटे के अंदर इसका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये पंखा बैठ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, आज जब हमारा मन लगातार चल रहा है, उसको हम चार्ज ही नहीं करते, उसको हम शक्ति नहीं देते, उसको हम एनर्जी नहीं देते, तो मन भी क्या कहता है कि भाई तुमने मुझे बहुत यूज कर लिया, अब मैं थक गया हूँ। और थका हुआ मन कहता है रुक जाओ। वो इरिटेट होगा, बार बार गुस्सा करेगा, बार बार दूसरों के प्रति क्रिटिसिज्म करेगा, उनको ब्लेम करेगा, और ये मन हमारे जीवन से हमारे सुकून को ले जाता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन सबसे सुंदर साधन है, योग सबसे सुंदर साधन है जो हमारे शरीर और हमारे मन को बहुत शक्ति और पावरफुल एनर्जी देता है। मैं आज अपने जीवन का एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस बात को दोस्तों। ये कहानी है 20 मार्च 2003 की। मैं हॉस्पिटल से ऑपरेट कर आया था दोस्तों। शाम को 5:30 बजे का समय था, थकान महसूस हो रही थी, और करीब 7:30 बजे जब मेरी मदर ने मुझे भोजन दिया, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। उन्होंने आधे घंटे बाद मुझे आइसक्रीम दी। मैंने केवल हाथ पर वो ली थी दोस्तों, तो मुझे मैसिव तरीके से सीजर्स हुए, और सीजर्स होकर मैं कोलैप्स कर गया अपने उसी फर्श पर। मुझे उठाकर हॉस्पिटल रश किया गया। एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट के लिए जैसे ये दुनिया का प्रैक्टिकली अंत था। जब हॉस्पिटल करके मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए, ये सब एक्चुअल पिक्चर्स हैं, तो मेरे ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा मास, एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड मास दोस्तों पाया। ये 2005-3 के स्कैन्स आप लोग दोस्तों देखिए। इस बीमारी को उस समय जब डायग्नोस किया गया तो इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के नाम से डायग्नोस किया गया। दोस्तों 18 ड्रग्स उस समय अवेलेबल थे, 19 ड्रग्स। 18 ड्रग्स के लिए मैं कंप्लीटली रेजिस्टेंट था, यानी वो मेरे शरीर पर असर नहीं करते थे। केवल एक इंजेक्शन, टॉक्सिक इंजेक्शन मुझे रोज लगता था, जिसको हाथ पर 1-1 मिलीमीटर को मुझे लगता था, ऐसे 150 इंजेक्शन मुझे लगे, और 16 गोलियां रोज मुझे 2 साल तक खिलाई जाती थी। मैं उनको बड़े आराम से ग्रहण करता था। दर्द होता था दोस्तों, लेकिन जीवन में मैंने एक भी क्षण अपने जीवन में दुख की महसूसता कभी भी नहीं की, कभी भी कष्ट की महसूसता नहीं की। मैं अपनी पढ़ाई पढ़ता था, सब कुछ रेगुलरली करता था। अल्टीमेटली 20 जून 2005 को मेरे ब्रेन की सर्जरी डिसाइड हुई। मैंने कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की थी, और 20 जून को 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद ये मास मेरे ब्रेन से निकाल दिया। डॉक्टर वीके सिंह ने इसको ऑपरेट किया दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में, और ऑपरेट करने के बाद शाम को जब मेरा हाथ पकड़ने के लिए आया, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस को चेक करने के लिए, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा कि मोहित तुझे क्या चाहिए? केवल 2 घंटे हुए थे ऑपरेशन के बाद। तो मैंने कहा सर मेरे सारे कैथीटर सब नलियां निकाल दीजिए। उन्होंने कहा अभी तो ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर निकाल दीजिए। उन्होंने निकाल दिया। और उन्होंने कहा और क्या चाहिए? मैंने कहा सर मुझे थोड़ी सी लिम्का पीनी है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और उन्होंने कहा और क्या चाहिए? मैंने कहा सर मुझे मेरे पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दीजिए। दोस्तों 3 घंटे के विदिन 3 घंटे 6 घंटे ब्रेक की सर्जरी के बाद मैं अपने रूम के अंदर शिफ्ट हो गया, और मंडे को मैंने उसे डिस्चार्ज लेकर मैं अपनी गाड़ी चलाकर स्वयं अपने घर पर दोस्तों आ। लेकिन कहानी आने का मतलब, कहानी उसके बाद आरंभ हुई दोस्तों। मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय लाइफ। जनवरी 2006 के अंदर मेरे ब्रेन में एक और मास आ गया। दैट वाज द एंड। इसका पुराना लेजन ही हो चुका था, लेकिन इसकी सर्जरी दोस्तों हो नहीं सकती। इसकी सर्जरी हो नहीं सकती। मैक्सिमम दवाइयां वर्ल्ड के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन ट्रीट कर रहे हैं। इट वाज लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। दोस्तों दादी गुलजार हमारे ब्रह्मा कुमारी में उनकी एडिशनल चीफ होते थे, उनके पास में बड़े प्यार से गया, मेरा बहुत सानिध्य था उनके साथ में बैठा। तो दादी ने बड़े प्यार से कहा कि मोहित तुम योगी आत्मा, तुम अपने योग का प्रयोग, अपने संकल्पों का प्रयोग अपने आप को हील करने के लिए करो। मैंने कहा ठीक है।
और मैंने रोज सवेरे 3 से 4 बजे उठकर 1 घंटा अपने ऊपर ब्रेन के ऊपर मेडिटेशन करने का आरंभ किया। अपने आप को रोज संकल्प देता था कि मैं इस बीमारी से कंप्लीटली मुक्त हूं। जो भी दवाइयां मैं खा रहा हूं वो मेरे ऊपर पावरफुल असर कर रही है। मेरा ये जो ब्रेन का लेजर है कंप्लीटली समाप्त होता जा रहा है, ये बिल्कुल खुलता जा रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। मैंने बीमारी को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया कि मैं बीमार हूँ। लोग कहते थे मैं बीमार हूँ, मैं कहता हूँ मैं कोई बीमारी है ही नहीं। 1 साल तक मैंने ये किया और पानी को मैं सामने रखकर उसको पावरफुल एनर्जी देता था, उसके अंदर माखी यानी शहद को भी डालता था, उसको ग्रहण करता था। दोस्तों 1 साल बाद मेरे ब्रेन के स्कैन्स दोबारा देखिए, जनवरी 2006 के बाद अप्रैल 2007 में जब स्कैन्स हुए, मेरा ब्रेन कंप्लीटली इस लेजर से दोस्तों क्लियर हो चुका, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, कहीं पर भी कुछ भी नामो निशान दोस्तों नहीं बचा था। ये शक्ति हमारे बिलीफ, हमारे अध्यात्म के अंदर है। हम साइंस के पीछे दोस्तों भागते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की शक्ति, मेडिटेशन के अंदर कितनी अद्भुत शक्ति है, वो हमारी सोच से भी, परिकल्पना से भी दोस्तों बाहर है। यही राजयोग मेडिटेशन हमारे ब्रेन पर क्या चेंजेस करता है, नेचुरली मैं आज आपको दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन, दोनों ब्रेन जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड होते हैं। एक राइट और एक लेफ्ट ब्रेन, इनके अंदर कोई भी समन्वयता नहीं होती, इसलिए हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से प्रोन होते हैं। लेकिन दोस्तों जब 15 मिनट हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर देखिए किस प्रकार दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन आ रहा है। मेडिटेशन का इफेक्ट आप देखिए हमारे ब्रेन पर, और केवल 20-25 मिनट, 20 मिनट मेडिटेशन के बाद हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं। एक ऐसा ब्रेन जो कि मोर पावरफुल इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और बेटर परफॉर्मेंस सिस्टम देता है। ये योग की शक्ति है, ये कोई मेडिकल साइंस हमको नहीं दे सकती दोस्तों। दैट इज व्हाई आज जब हम केवल अपने आप को कहते हैं हम कर्म योगी हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म हम इसको बिलीव नहीं करते, तो आप केवल 50% परफॉर्म करते हैं लेफ्ट ब्रेन के द्वारा, जो कि लॉजिकल है, डिसाइसिव है, रियलिस्टिक और रीजनिंग ब्रेन है। लेकिन दोस्तों जब हम योग प्रैक्टिस करते हैं, राजयोग मेडिटेशन हमारे राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है, हमारी बाकी 50% कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है, जो कि पैशनेट है, लविंग है, पीसफुल, क्रिएटिव है और पोएटिक है। ये समन्वयता, ये ब्यूटी हमारी पर्सनालिटी को, हमारे अंदर हीलिंग की शक्ति को दोस्तों बढ़ाती चली जाती है। राजयोग मेडिटेशन कोई बाहर शरीर से कोई रिलेशन नहीं करता, लेकिन राजयोग मेडिटेशन है कि शरीर को चलाने वाली जो कॉन्शियसनेस, जो एनर्जी, जो साइकी, जो लाइट है, जो गॉड स्पॉट है, जो आत्मा है, जो सोल है, उसको आप जो भी नाम देना चाहें, वो मेरे शरीर को चला रही है। मैं आप ही लोगों से आज पूछना चाहता हूं कि आपने अनेकों धर्म शास्त्र वो पढ़े हैं, किस धर्म और किस शास्त्र के अंदर दोस्तों परमात्मा को परम आत्मा नहीं परम शरीर कहा जाता है? एक भी वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा जाता। अगर वो परम शरीर नहीं दोस्तों, वो परम आत्मा है, तो हम उसकी संतान शरीर होंगे या आत्मा? आप ही लोग बताइए, मुझे बताइए क्या होंगे हम? नेचुरल आत्मा। ये हो ही नहीं सकता। आज हमारी साइंस इन साइंटिफिक फैक्ट्स को क्लियरली और लॉजिकली प्रूव कर चुकी है, हमारे पास इतनी एविडेंसेस है। तो आज मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी आत्मा, अपने संकल्पों को, उसकी तीनों शक्तियों को दोस्तों ठीक करते हैं। आत्मा मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है, और तब वो अपने संकल्पों के द्वारा वो अपने कर्म के अंदर लाते हैं, मन, वचन और कर्म। ओम शब्द 3 शब्दों से बना है, आचरण, उच्चारण, मन के विचार। जब आचरण, उच्चारण और मन के विचार के अंदर समन्वयता लाती है दोस्तों, तो वो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाता है। मेडिटेशन केवल हमारे जीवन, हमारे संकल्पों को एक स्पेस देने के बराबर है। जब हमारे संकल्प कम होते हैं, हमारे संकल्पों की गति कम होती है, संकल्पों का नंबर कम होता है, तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इनेट प्रोसेस है। प्योरिटी, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, खुशी, प्यार, आनंद और शांति, ये हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स हैं जो हम सबके अंदर विद्यमान है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, उन सबका जो बूटिंग फोल्डर है
उन सब के बूटिंग फोल्डर के अंदर जो प्रोसेसर है वो इन 7 गुणों से ही बनता है। लेकिन जब हम इन सबको विस्तृत कर लेते हैं तब हमारे जीवन के अंदर मनोवृत्तियां और नकारात्मकता आती है। और दोस्तों, मेडिटेशन इन्हीं गुणों को वापस लाने की एक प्रक्रिया है, इन्हीं गुणों को वापस लाने की एक प्रक्रिया है। तो आज मैं आप सबको बहुत प्यार से आमंत्रित करता हूं कि आप देखो, जीवन तो हमारा चलता रहेगा, मोबाइल बजेगा, प्रेशर रहेगा, वर्क चलेगा, फोन बजेगा, सब चीजें होंगी। ऐसे ही बहुत लोग एक बार एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि महात्मा जी, हमको समय नहीं मिलता है, हम भगवान को कब याद करें? तो उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि तुम्हें रोज याद करने की जरूरत नहीं, अपने मरने से एक ही दिन पहले भगवान को याद करना, उसी से काम हो जाएगा। बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वाह, इससे तो काम हो जाएगा। तो एक उनमें से महानुभाव था, विद्वान था, विद्वत था, बुद्धिमान था, वो मुड़ा और महात्मा से बोला कि महात्मा जी, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा बेटा फिर आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, ये हमारे जीवन का सत्य है। एक अनुकूल रेस में हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगला पल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आज मैं आप सबको बहुत विनम्रता से, बहुत सत्यता से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में भी परमात्मिक शक्ति को आने दीजिए। परमात्मा को अपने जीवन में स्पेयर व्हील की तरह यूज मत करिए कि जब भी कोई बात हो, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान, जैसे स्टेपनी होती है ना, उसको फिट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम परमात्मा को अपने जीवन में स्पेयर व्हील की तरह नहीं, स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करते हैं, तो हमारे सोचने, हमारे बोलने, हमारे जीवन का हर कार्य वो परमात्मा सहज रूप से दोस्तों करता है। वो जादूगर की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। तो परमात्मा से प्यार का रिलेशन लाना ही राजयोग मेडिटेशन है। तो चलिए हम सब लोग केवल कुछ पल के लिए इस मेडिटेशन का अभ्यास करें। और जो लोग समझते हैं कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, आज उन सबको मैं 2 भाग के अंदर, केवल 2 मिनट के अंदर हम लोग समाप्त करेंगे। आज इस चीज को हम आत्मसात करेंगे। 2 भाग में मेडिटेशन होगी, सब रिलैक्स होकर बैठे। हम लोग युद्ध पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग बहुत सुंदर आत्मिक यात्रा पर जाएंगे। तो पहली यात्रा में मैं आपको कहीं और लेकर जाऊंगा, फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और फिर दूसरी यात्रा की तरफ हम सब लोग चलेंगे। तैयार हैं सभी लोग? यस। बहुत शांति से, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। चलिए अब हम सब लोग बहुत प्यार से, शांति से बैठते हैं। अगर हल्का सा म्यूजिक है तो प्ले करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं। अनुभव करें सभी इस हॉल में बैठे बैठे धीरे धीरे अपने आप को इस हॉल से बाहर निकल जाए। विजुअलाइज करें इस हॉल से बाहर निकलकर मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूं। गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर हम जाते हैं। विजुअलाइज करें अपने घर की ओर हम जा रहे हैं। जोर से बोलिए कौन गया था? जोर से बोलिए कौन गया था? तो मेडिटेशन में शरीर का कोई भी रोल नहीं होता है। मेडिटेशन किसकी यात्रा है?
उसको कहो तू बैठ जा, मैं एक और यात्रा पर चलूंगा। चले हम दूसरी यात्रा पर, चल अब हम चल रहे हैं। तो शरीर की तरफ ध्यान मत देना, बिल्कुल भी अनुभव करें इस शरीर के अंदर विराजमान मैं एक शक्तिशाली, एक शांत, एक प्रकाश का रूप, ज्योति बिंदुओं से अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूं कि दोस्तों बहुत जरूरी है हर जिंदगी में खुशी को बनाए रखना। किसी ने कहा है कि हर आरज़ू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरज़ू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर इच्छा को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साफ है, आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं मिलती। दोस्तों आप सब अपने जीवन में कुछ समय, आधा घंटा निकालिए और इस मेडिटेशन कोर्स को करके अपने जीवन को पुनः संयमित करिए और एक नया दिशा निर्देश दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिफरेंट है क्योंकि जब हम आनंदिक स्थिति में होते हैं वो हमारे लिए एक इक्विलिब्रियम है, वो हमारे लिए इमोशनल बैलेंस आता है। तो सुख हमको भौतिक चीजों से मिल सकता है, आंतरिक जो आनंद है वो हमारी मनोस्थिति से कवर होता है। सुख हमको कोई अच्छी चीज देने से मिल सकता है, हमको ठंडक सुख दे सकता है, हमको गर्म चीज सुख दे सकती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति कभी भी भौतिक चीजों से हमको नहीं हो सकती। तो इसलिए सुख और आनंद में हमारी मनसा का, हमारे मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा ऐसा है कि डायबिटीज के बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया है, तो डायबिटीज के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? देखिए डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। टाइप 2 डायबिटीज डेफिनेटली हमारे जीवन में वेट कम करने से, संयमित आहार खाने से, मल्टीपल डाइट्स खाने से, डाइटिशियन को कंसल्ट करके भोजन को कम से कम 6 से 8 बारी डिवाइड करने के अंदर हमको बेनिफिट मिल सकता है। तो डायबिटीज के लिए हमको बोथ बैलेंस लाइफस्टाइल का एज वेल एज मेडिकल उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर डायबिटीज एक लाइफस्टाइल क्यों है? क्योंकि डायबिटीज तनाव से, हमारी सोच से भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। इसलिए डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो सब तरफ से उसको प्रॉपर तरीके से उनको कंप्लीट रूप से करना चाहिए। दूसरा है कि दिन ब दिन सर कंपटीशन बढ़ रही है बच्चों में, स्कूल के बच्चों में। स्कूल के बच्चों के लिए क्या एडवाइस करेंगे सर? किस चीज से रिलेटेड? ये कंपटीशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, जी नेट कंपटीशन हमारे अपने मन की क्रिएटेड एक स्थिति है। मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव फीलिंग देना, इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों को जब हम कम्पीट करेंगे तो कम्पीट के अंदर उनके मन के अंदर प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि तुम्हें उससे कम्पीट करके परसेंटेज या इम्प्रूवमेंट ज़्यादा लाना है। दोस्तों बच्चों को आज बहुत आवश्यक है कि उनको केवल एजुकेशन से ज़्यादा उनके मन की एजुकेशन, उनको खुश रहना सिखाना बहुत जरूरी है। आज हम केवल समझते हैं कि जब हमको ग्रेड्स मिलते हैं, हमको कहीं ना कहीं अपने उनके जीवन के अंदर उनको नंबर मिलते हैं, वही उनके लिए एक अचीवमेंट हो जाता है। नहीं दोस्तों, आज जरूरी है हमको बताना कि आप ग्रेड्स या वो जो भी लाएं, लेकिन हर चीज को एंजॉय करें और कभी भी कंपैरिजन और कंप्लेन करना बच्चों को कि तुम्हारे नंबर किसी से ज्यादा या किसी से कम आए हैं, वो उनके जीवन के अंदर उनको नुकसान करेगा, उनकी मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो कंपटीशन आप उनको स्वयं से क्रिएट करिए, उनके अंदर उनकी इच्छाएं, उनकी लेवल को, उनकी कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको प्रेरित करिए कि उनका डायरेक्शन कहाँ पर है। कभी भी उनको डिसहार्टन मत करिए, कभी भी उनको ब्लेम और गिल्ट की फीलिंग मत लाने दीजिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा ऐसा है कि दोपहर के स्लीप के बारे में आपका क्या एडवाइस है? देखिए जरूरी नहीं होता, कई लोग कहते हैं कि हम पावर नैप्स ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको लगे तो पावर नैप 20 to 30 मिनट्स की अगर आपको मिलती है आधे घंटे की आफ्टरनून के अंदर, वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव एन आफ्टरनून नैप। लेकिन अगर पॉसिबल है, आपको समय मिल सकता है, तो 10 से 15 मिनट की नैप आप आफ्टरनून के अंदर ले सकते हैं। लेकिन उसको भी मेडिटेटिव स्टेट में लेकर आप यूज करेंगे तो आपके शरीर को सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगी। दूसरा घी के बारे में आपने बोल दिया, लेकिन उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज इतने हैं कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स टेलिंग कि एक अवॉइड करो। बहुत सुंदर आर्टिकल है सैचुरेटेड फैट कंट्रोवर्सी, वो हमने स्वयं इसको लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये सारे मिथ्स हैं उसको हमने क्लियर किया है। मैंने आपको ये बताया कि संतुलित रूप से खाना, अति रूप से खाना वो हमेशा अवॉइड करना है।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रोटी चुपड़ी हुई चाहिए, कभी किसी को घी का छौंक चाहिए, उसमें कभी भी कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर हर व्यक्ति को घी के पराठे, उसको घी के अंदर तली हुई सब्जियां, तली हुई समोसे कचौड़ी चाहिए, वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इन सब चीजों के पीछे जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट की है। That is very important. ये कोविड, पोस्ट कोविड मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक की बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, तो उसके वो पेशेंट क्या करें? देखिए, पोस्ट कोविड हार्ट अटैक की बीमारी का जो रिकॉग्निशन है वो इसलिए क्योंकि हार्ट के ऊपर कोविड 3 प्रकार से डायरेक्ट प्रहार करता है। एक डायरेक्ट डैमेज वो करता है, दूसरा जो एंडोथेलियम यानी नाड़ियों का डिस्फंक्शन होता है वो करता है, और तीसरा नाड़ियों के अंदर जो थ्रोम्बस यानी जो क्लॉट जमा हुआ होता है, जो चर्बी जमी होती है, उसको भी वो कहीं ना कहीं कराकर कर सकता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है, एक अच्छी बात जो है कि कोविड का जैसे जैसे इफेक्ट कम होता जा रहा है, ये सारे इफेक्ट रिवर्सिबल है। तो एक प्रहार की तरह जो कोविड ने किया था, जिसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन यानी क्लॉट यानी खून का चक्कता जानना वो काफी ज्यादा था, वो अब ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। इसमें काफी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमारे हॉस्पिटल से पब्लिक है। मेरा केवल आपको एक ही रिकमेंडेशन है कि यदि कोई व्यक्ति कोविड या सिवियर कोविड से रिकवर्ड है, वो हर 6 महीने से 1 साल के अंदर अपना रेगुलर इको और टीएमटी का फॉलोअप कराता रहे। इससे ज्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अभी 40 साल के बाद कॉमनली एक एस्पिरिन, एक बीटा ब्लॉकर, एक एंटीऑक्सीडेंट, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर और कोलेस्ट्रॉल की गोलियां आपके लिए रिकमेंडेड तब तक नहीं है। एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका कोलेस्ट्रॉल संयम के अंदर नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए लाइफस्टाइल जो मैंने आज बताया है उसको यूज करने के बाद आप कोलेस्ट्रॉल की गोली खा सकते हैं। एस्पिरिन बिग नो, एंड ऑब्वियसली जो बीटा ब्लॉकर है वो बिग नो, जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करता। दूसरा है कि एंजाइटी ड्रग्स नींद बदल बढ़ते जा रहा है। कोई भी जब एंजाइटी बढ़ेगी तो एंजाइटी ड्रग बढ़ेगी नेचुरली। आज पूरे लेक्चर सेशन के अंदर हमने यही बताया कि आप अपने मन की एंजाइटी के, मन के थॉट्स को संयम में लाएंगे, कंफर्ट में लाएंगे, इजीनेस में लाएंगे, तो नेचुरली आपके जीवन के अंदर सुकून और शांति बढ़ती चली जाएगी। आज बहुत आवश्यक है कि सो जाना, ये सो आपको टेम्परेरी देगा दोस्तों, शरीर को नींद आएगी लेकिन मन को सुकून और आराम नहीं मिलेगा। बार बार आज यही संदेश दिया है, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, संतुलित आहार के द्वारा अपने जीवन शैली को परिवर्तित करिए, आपको सुकून और शांति की अनुभूति होगी। एंजाइटी ड्रग्स की जरूरत दोस्तों नहीं। दूसरा, सॉल्ट कौन सा रेकमेंड करेंगे आप खाने में? सॉरी, सॉल्ट नॉर्मल कोई भी सॉल्ट किसी सॉल्ट के ऊपर सुपीरियर साइंटिफिक स्टडीज में नहीं दिखाया गया। कई लोग कहते हैं काला नमक, सेंधा नमक, ये नमक आप यूज कर सकते हैं, पुश्तैनी रूप से, पौराणिक रूप से उसको दिखाया गया है, लेकिन एक भी साइंटिफिक स्टडी में किसी सॉल्ट की दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी नहीं दिखाई गई है। इसको हमने साइंटिफिकली यूज किया है, लेकिन फिर भी यदि किसी को काला नमक पसंद है वो यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो मार्केटिंग गिमिक्स है, लो सोडियम सॉल्ट, लो पोटेशियम सॉल्ट, इन सब चीजों के पीछे आप देखो भी मत जाइए। नॉर्मल सॉल्ट यूज करिए, आयोडो सॉल्ट यूज करिए, दैट इज गुड। नॉर्मल पर्सन के लिए एक्सरसाइज आप 7 डेज में एक रेकमेंड करेंगे या 2 डेज रेस्ट एंड 5 मैं सब दिन रेकमेंड करूंगा, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 to 5 डेज मैं रेकमेंड करूंगा। आप सब दिन मूव करिए, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना आप मूव कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। 20 मिनट मूव करिए, 10 मिनट मूव करिए, 5 मिनट मूव करिए, आधा घंटा मूव करिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखिए, आप मार्केट सब्जी लेने जा रहे हैं वो आपके लिए एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगी। एक्सरसाइज मींस आप अपने शरीर के लिए डेडिकेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर ये उसके ऊपर ही है, एक्सर्शन और एक्सरसाइज में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्सर्शन जब आप थक जाते हैं, एक्सरसाइज आपको थकाएगी लेकिन आपकी मनोस्थिति प्रैक्टिकल है। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बुजुर्ग व्यक्ति एक यंग जवान व्यक्ति के साथ कंपेयर करने लग जाए तो उसको थकान हो, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जब नॉर्मल से ज्यादा चलेगा उसको एक्सर्शन हो, वो एक्सेप्टेबल है। तो कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को किसी से कंपेयर करके चैनलाइज मत करें। अगर आपको लगता है कि आपसे 100 कदम चला जाता है तो आप 90 चलिए और उसके बाद आराम करिए, अगले दिन उसको 95 करिए, एक हफ्ते बाद उसको 105 करिए, लेकिन अपने शरीर को अननेसेसरी मत थकाइए, लेकिन टोनिंग करना बहुत आवश्यक है। ठानेकर जी है, उन्होंने पूछा है कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती, देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि नींद का संबंध जो है वो हमारे शरीर से ज्यादा हमारे मन से। मैं आपको आज भी संदेश देके जाता हूँ, रात को सोने से पहले 5 मिनट शांति में बैठकर देखो। जब कोई एक्टर ड्रामा करके आता है या कोई मूवी पूरी होती है तो क्या करते हैं, सब अपनी कॉस्ट्यूम को उतारते हैं, कॉस्ट्यूम को उतार के अपने घर जाते हैं। इसी प्रकार एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह जब हमारा रोल पूरा होता है तो अपने मन के अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स को,
सब चीज़ों को विराम देकर फिर हम सोने को जाएंगे तो हमारी नींद वंडरफुल और पावरफुल रहेगी। परमात्मा की याद में बैठकर 5 मिनट उसको समर्पित करिए जो हमारी दिनचर्या थी। इस माइंड को एम्प्टी करिए, पॉजिटिव थॉट से भरिए, फिर आप देखिए आपकी नींद बिल्कुल परफेक्ट और फर्स्ट क्लास होगी। आज हमारे पास योग के द्वारा इतनी शक्ति है कि हम जब चाहे तब सो सकते हैं, जब चाहे नहीं सो सकते, जितना चाहे उतना सो सकते हैं, और अपनी नींद के अंदर ड्रीम्स उनको लाना है, ये भी हमारी शक्ति अपने ऊपर निर्भर करता है। एस टी पाटिल सर करके हैं, तो उन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन और डाइट, थ्रू द डाइट ये अपना व्यसन जो है वैसे पूरी तरह से हम छोड़ सकते हैं। क्या चीज़? जो व्यसन है अल्कोहल रहेगा या टोबैको रहेगा, तो ये जो चीज़ें हैं वो मेडिटेशन और डाइट के संकल्प, इन सब व्यसनों को छोड़ने का केवल एक ही मात्र यंत्र, वो संकल्प, इच्छा शक्ति। जिस इच्छा शक्ति को तोड़कर आपने अपने उस संकल्प के द्वारा उस चीज को ग्रहण करना आरंभ किया, उसी इच्छा शक्ति को जागृत करिए। मेडिटेशन का उपयोग करिए, किसी भी चीज का उपयोग करिए, लेकिन संकल्प करिए कि मुझे इसे छोड़ना है। और जब संकल्प शक्ति श्रेष्ठ होगी तो आपकी आदत जो है ऑटोमेटिकली उसके सामने झुक जाएगी। फारूक कुरैशी करके है, तो उनका सवाल है कि इस्लाम में नमाज डेली 5 दफा अनिवार्य है, वो मेडिटेशन है क्या? डेली वो जो नमाज पढ़ते हैं, क्यों नहीं? इबादत करना, परमात्मा को याद करना, ये एक मेडिटेशन का रूप माना जाएगा। यदि आप सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हैं, देखो धर्म तो हमने शरीर के बनाए, मन के रूप से, आत्मिक रूप से तो हम सब एक हैं। अगर मैं कहीं और किसी और धर्म में पैदा होऊंगा तो मेरा नाम उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब मन से हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। तो जिस भी रूप में आप उस चीज को देना चाहें, लेकिन ध्यान रखिए वो शारीरिक याद नहीं, वो हमारे मन, हमारे जीवन की याद है, हमारे संकल्पों की याद है, हमारी आत्मा की याद है। जब आत्मा का उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलन होता है, वो मेडिटेशन, वो योग के रूप में जाना जाता है। शास्त्र पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, शास्त्रमय जीवन होना और शास्त्र को अपने जीवन में अपनाना, आत्मसात करना, आत्मिक परिवर्तन करना, अनुभूति करना, उस परमात्मा को अपने जीवन में आने देना, ये मेडिटेशन के रूप से जाना जाता है। शीतल कुमटेकर जी का एक क्वेश्चन है, मन को नेगेटिव विचारों से कैसे बचाए, अच्छे विचारों को कंसिस्टेंट कैसे बनाए? पॉजिटिव से भरे। अगर नेगेटिव विचार है तो भरे किससे? हमने भरे ना। तो अब वर्तमान को खाली करने के 2 तरीके हैं। जब एक वर्तमान में कूड़ा है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले सबको नेगेटिव को हटाएं और फिर पॉजिटिव भरेंगे। ये तरीका डिफिकल्ट है क्योंकि नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। दूसरा, उन नेगेटिव विचारों के अंदर गंदे वर्तमान में इतना पॉजिटिव विचार डालते रहिए कि वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार बाहर निकलते चले जाएंगे। तो रोज पॉजिटिव आनंद करें। मेडिटेशन में हम अपने मन को सकारात्मक संकल्प देते हैं, सारे विकार, नेगेटिव काम, क्रोध, लोभ, मोह का धीरे 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 साफ होते चले जाते हैं। तो पॉजिटिव विचार इतना फ्लड कर दीजिए अपने अंदर कि नकारात्मकता समाप्त होती जाएगी। रमेश गाट करके है, उनका क्वेश्चन है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर बढ़ जाएगी, अगर रिवर्स नहीं भी होगी तो दवाइयों का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ये नाम नहीं है, लेकिन उनका सवाल है कि एज जो उम्र हमारी 60 के बाद कैल्शियम की गोली लेनी चाहिए? कोई मैंडेटरी नहीं, कोई भी मैंडेटरी नहीं। मेडिसिन्स, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन्स और कैल्शियम की टैबलेट ओनली अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन और ब्लड टेस्ट के बाद हमको ग्रहण करनी चाहिए। ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स एंड गोलियां स्पेशली इन फीमेल्स, दे हैव शोन टू बी हार्मफुल, ये नुकसानकारक हो सकती है। जिन लोगों को आदत है रोज बी कॉम्प्लेक्स खानी है, रोज बी कॉम्प्लेक्स खानी है, लेवल्स नॉर्मल है, ये आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सोच समझकर करें। भी कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, तो विकास सावंत कहते हैं, तो उनका कहना है कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट करें? देखिए, प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना आवश्यक है। कुछ कैंसर प्रिवेंटेबल है, कुछ नहीं है, हर एक की अलग अलग गाइडलाइंस हैं, लेकिन हमारी जो हेल्दी होलिस्टिक गाइडलाइंस है उसके अंदर सोच के द्वारा, डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, मन को आराम देने के द्वारा एटलीस्ट आप अपनी नेगेटिव जीन्स को, कैंसर कॉजिंग जीन्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सेशन है जो कभी हम आपके सामने लेंगे, जिसको हम कहते हैं अनरैवलिंग मिस्ट्रीज एंड पावर्स ऑफ माइंड, जिसमें हमने ये शो किया है साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा कि संकल्पों के द्वारा कैसे हम अपनी नेगेटिव कैंसर कॉजिंग जीन्स को भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। अभी सभी जगह है, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, कि कई लोग बोलते हैं कि यू हैव टू ईट एवरी 2 या 3 घंटे के बाद खाना चाहिए, और कई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ
2 टाइम ही खाना लेना चाहिए, तो आप आपकी दोनों क्या चीज़ों राय का है? उपयोग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन अदरवाइज मेरा मानना यह है कि आप अपनी जीवन शैली को नॉर्मलाइज रखें। मॉर्निंग का हैवी ब्रेकफास्ट, उसके बाद गैप देकर आफ्टरनून में लंच, और उसके बाद 8 बजे से पहले भोजन, डेली एक्सरसाइज। आपको इन ट्रेंडी डाइट्स की, इन ट्रेंडी एक्सरसाइज की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप संयमित आहार बैलेंस तरीके से खाएंगे, आप सब चीज़ों का उपयोग प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कर सकते हैं। प्रमोद शिंदे करके है, उनका सवाल है कि अल्कोहल की वजह से मन को शांति मिलती है क्या, और वो लेना चाहिए या नहीं? देखिए, ये अगेन हमारी मनोस्थिति है, क्योंकि हमने किसी चीज़ से छोड़ा। कई लोग कहते हैं क्रोध से हमको शांति मिलेगी, कई लोग कहेंगे हमको शराब पीकर शांति मिलेगी। तो इसका अर्थ तो ये है कि जो भी व्यक्ति किसी के पास आए, उसको हम कहें तुम शराब पियो ताकि तुम्हें शांति मिले, यही प्रिस्क्रिप्शन हो, ये गलत है। क्योंकि मेरे मन ने स्वीकार कर लिया, वो नशे में चला जाता है, वो अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी को खोल के डिफरेंट लेवल पर आ जाता है, तो मैं उस क्षण भंगुर, उस टेम्परेरी चीज़ को मैं शांति का नाम दे देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ उसको पी के मुझे शांति मिलती है। ये एक आपके लिए नुकसानकारक आदत है। ये आदत हमारे लिए अभिशाप का रूप ले लेती है, जब ये लिवर कैंसर या हमारे प्रोस्टेट कैंसर, कहीं ना कहीं प्रकार के स्टमक कैंसर कर सकती है और हमको नुकसान दे सकती है, हमारे लिवर को सिरोसिस कर सकती है, सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकती है। अमर खाड़ी जी हैं, उनका सवाल है कि अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, आप कंटिन्यूसली बातें कर रही है, तो ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये देखिए, जीवन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा ध्यान रखिएगा। जीवन में हमारे 2 चीज़ों की क्वालिटी है जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। एक है हमारा भोजन। भोजन आप जितना भी खाएं उसको बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहें कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। दूसरी है नींद। जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर कभी भी नहीं थकता, मन कभी भी नहीं थकता, शरीर हमारा मन की कॉन्सिक्वेंटली थकता है। जब मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, अर्थात मेरा मन मेरे शरीर के ऊपर पावरफुल असर डालने लग जाता है। तो ये परमात्मिक शक्ति है जो हमारे मन को सदा फ्रेश रखती है, और जब मन फ्रेश रहता है तो हमारे शरीर को ऑटोमेटिकली वो संयम के अंदर कंट्रोल रखता है। एडवोकेट BS पाटिल जी हैं, उनका पानी के प्रति क्वेश्चन है, RO वाटर उपयुक्त है क्या, यानी कि RO का वाटर जो रहता है, वेदर इट इज़ ए गुड और बैड? नॉर्मल, आप कोई भी चीज़ उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत साइंटिफिकली स्टडीड नहीं है, उसके अंदर कई मिनरल्स ज़्यादा कम हो जाते हैं, ओवर प्योरीफाइड ज़्यादा होता है, आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि RO का वाटर इज सुपीरियर टू एनी पर्टिकुलर वाटर और इन्फीरियर टू एनी पर्टिकुलर वाटर। हम लोग नेचुरली उसको फिल्टर करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, दिस इज इक्वली गुड, उसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं। ठीक है। नीलम मोरे जी है, उनका एक क्वेश्चन है कि जो ऑयल आपने बताया वो सब मिक्स करके यूज़ किया तो चलेगा? ना, मिक्स करके नहीं, अलग अलग टाइम पे उनको यूज़ करना। 10 दिन किसी को, 15 दिन किसी को, एक सब्जी किसी में, दूसरी सब्जी किसी में, इस तरह उपयोग करना है उसका। अभी मधुकर बिरंजे करके है, उनका क्वेश्चन है कि अभी जो जितने हम सब्जियां उगाते हैं तो उनके ऊपर पूरा कीटकनाशक जो बोलते हैं, बिल्कुल, ये रासायनिक, नुकसानकारक है। बायोलॉजिकल ये पेस्टिसाइड्स जो ये कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं, इसलिए जब भी सब्जी आए उसको साबुन से प्रैक्टिकली धोकर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है ऑर्गेनिक सब्जियां आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल रूप देखना पड़ेगा। बाकी इसके लिए कोई पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं नहीं हैं, ये हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हमने यौगिक खेती के ऊपर बहुत उपयोग किए हैं कि योग की शक्ति के द्वारा हमने जो फल और सब्जियां हैं उनको नेचुरली, विदाउट एनी मैन्योर, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, उनको इतना शक्तिशाली रूप से बनाया। और हम आपको इनवाइट करते हैं तपोवन, जो कई एकड़ में फैला हुआ है हमारा माउंट आबू रोड के अंदर, आप उसको आके देख सकते हैं कि कैसे योग की शक्ति के द्वारा खेती जो है वो कितनी पावरफुल तरीके से की जा सकती है। AD कलाम करके है, तो उनका सवाल है कि हार्ट अटैक आने से पहले उसे कैसे पहचानें? देखिए, हार्ट अटैक आने से पहले पहचानना मुश्किल है, लेकिन रिस्क फैक्टर को पहचानना ज़रूरी है। हर साल बाद कुछ साल बाद आपको अपने रिस्क एस्टीमेट कराना चाहिए। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री, लिपिड, शुगर, इन सबको एस्टीमेट कराइए, रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करिए, उससे आपको आइडिया लगता चला जाएगा। अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपको इस चीज़ को एंटिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं। सर, आप रेगुलर चेकअप कितने दिन के बाद, 40 के बाद ये करके एडवाइस करेंगे?
35 वर्ष के बाद हर बच्चे को, हर नवयुवक को, नवयुवती को अपना एनुअल चेकअप कराना चाहिए, ब्लड प्रोफाइल पूरा कराना चाहिए। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको और फ्रीक्वेंटली अपनी शुगर का कंट्रोल प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए। हर 2 साल बाद एक ईको मैंडेटरी है, लिपिड प्रोफाइल 1 साल में मैंडेटरी है। और अगर कोई व्यक्ति हार्ट अटैक का मरीज़ है, उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेकर अकॉर्डिंग टू दी सिवियरिटी अपने लिए कस्टमाइज प्रोग्राम डिज़ाइन कराना चाहिए। संकपाल एसबी, उनका क्वेश्चन है कि पानी की खाना खाने के बाद कितनी देर के बाद लेना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए प्रैक्टिकली तो पानी, लेकिन फिर भी आपको लेना है तो आधे से पौने घंटे बाद आप, 1 घंटे बाद आप पानी को ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएट खाने के बाद जनरली अवॉइड करना चाहिए। अगर लेना भी है तो गर्म पानी या निवाया पानी उपयोग करिए। सर, फैटी लीवर की दिन ब दिन ये परसेंटेज बढ़ रही है। इग्नोर करें। फैटी लिवर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्स्ट्रा लिपिड्स। जब आप वेट लॉस करते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिक्रीज करती चली जाती है। इस इंडिविजुअल एंटिटी को हम सेपरेटली अवॉइड करते हैं। अगर सिग्निफिकेंट फैटी लिवर है तो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट इसके लिए दवाइयाँ देते हैं। 2 दवाइयाँ हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा। मनीषा शिंदे जी का एक क्वेश्चन है कि ग्रे हेयर इन अर्ली एज, और क्वेश्चन मार्क डाला है। ग्रे हेयरिंग अर्ली एज, ये मेरे लिए बोल रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है। दीज ऑल थिंग्स रन इन जेनेटिक्स, है ना। तो इसलिए इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है, बट डेफिनेटली योग की शक्ति के द्वारा हमारे शरीर को बहुत संयम और बहुत बैलेंस मिलता है। हमारे साथ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ ली गई हैं। मैंने मल्टीपल टैबलेट्स, स्टेरॉइड्स, कई प्रकार के एंटी एपिलेप्टिक्स और वो लिए हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुए हैं। मैं अपनी हियरिंग को भी काफ़ी खोया है। स्पाइन पर भी मुझे स्क्रूज लगे हुए हैं, तो मुझे खड़े होने भी प्रोलॉन्ग दिक्कत होती है। लेकिन परमात्मिक शक्ति है, इच्छा शक्ति है, मेडिटेशन की, योग की शक्ति है जो हमको चलाती रहती है। कौस्तुभ लोहार करके है, तो उनका कहना है कि हार्ट और ब्रेन की मेडिसिन उनको चालू है, तो उसके वजह से उनका कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हुआ है, वो इम्प्रूव कैसे करें? ना, ये लिंक नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। देखिए, हमारा एक कंट्रोल सेंटर इधर है, बड़ा श्रेष्ठ और बड़ी प्योर चमकती हुई शक्तिशाली है। हार्ट और ब्रेन का कंट्रोल, समन्वयता इधर है। जो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा का कंट्रोलर इधर, जब इधर से एक सिग्नल जाता है तो मेरे पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन, एक एक सेल को बिल्कुल सिंक्रोनाइज एनर्जी मिल जाती है। तो आपको केवल ये एनर्जी रखनी है कि मैं आत्मा, मैं बिल्कुल श्रेष्ठ, शक्तिशाली, पावरफुल हूँ। बार बार अपने आप को सम्मान देना है कि शक्ति मेरे संकल्पों के अंदर बहुत श्रेष्ठ है। ये ऑर्गेनाइजेशन जब इधर से कंट्रोल जाएगा तो सारी समन्वयता बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली आती चली जाएगी। मधु बीरन जी करके है, उनका क्वेश्चन है कि अल्कोहल कंजप्शन डेली आप 60 रिकमेंड करेंगे या 90 ml पर डे? जो चीज़ मैं खुद नहीं लेता हूँ तो उसको मैं कभी भी प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारे हमारे एडिक्शंस हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी में हूँ और डॉक्टर फ्रेटर्निटी में अल्कोहल को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमनली उसको लिया जाता है। और मुझे याद है कि जब मैं कार्डियोलॉजी में जाता था और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में जाता था और जाता हूँ भी, तो मुझे अक्सर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। वो लाते थे, अलग अलग प्रकार से ले आते थे, लेकिन मैं अपनी समन्वयता से बड़े प्यार से, आराम से रहता था। कभी पानी का ग्लास लिया तो कभी कभी आराम से अपने लिए कुछ फ्रेश जूस ले लिया, कोई ऐसी चीज़ें लेता था, लेकिन ज़्यादातर मैं नींबू पानी प्रेफर करता था। धीरे धीरे मेरा नाम भी मिस्टर नींबू पानी के रूप में परिवर्तित हो गया। जब भी मैं जाता था वो कहते मिस्टर नींबू पानी आ गए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको 22 साल बाद बताता हूँ, 22 साल बाद जब मैं आज किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी फोरम पर, इंटरनेशनल और नेशनल पर जब मैं जाता हूं, तो वही लोग जो मजाक उड़ाते थे आज वो दिल से, इज्जत से मेरे सामने सम्मान के फूल बिखेरते हैं। वो कहते हैं इस व्यक्ति के जीवन के अंदर जितनी समन्वयता है, इस व्यक्ति के जीवन के अंदर जितना लय है, जितना धैर्य है, वो किसी के जीवन के अंदर नहीं आता। तो ऐसी चीज़ जो कि केवल एक आदत है, जो हमारा सोशल दिखावा है, जो हमारा अपने मन की बनाई हुई एक फैक्ट है कि इससे मैं सोशलाइज करूंगा, एक हाथ में पैग लेकर मैं अपने आप को बड़ा या सुपीरियर शो कर लूंगा, ये मुझे बेनिफिट देगा, ये केवल मेरे एक धोखा अपने मन को देने के बराबर है। तो इसलिए मैं ओपन फोरम पर स्ट्रांगली किसी भी प्रकार के नशे को कंडेम करता था, करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है। अल्कोहल हैबिट हमारे शरीर को नुकसान देती है, ओपन कैलोरीज है, डायबिटीज़ क्रिएट करती है। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं दूंगा, ये फैमिली को नुकसान कर सकती है। इसलिए इसका उत्तर आप मुझसे कभी भी नहीं पा सकते। एनए पिरजादे करके है, उनका क्वेश्चन है कि मॉर्निंग वॉक से पहले कुछ नाश्ता वगैरह या फल ऐसा कुछ लेना चाहिए? अवॉइड। हाफ ग्लास वाटर ले सकते हैं, दैट इज ऑल। नट्स ले सकते हैं, पीनट्स कह रहा हूँ, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, उसको करके आप वॉक जा सकते हैं, वरना बेटर है खाली पेट। मिस्टर तुपे करके है, तो उनका बाईपास 2018 में हुआ है, तो उनका क्वेश्चन है कि हेल्थ की काळजी कैसी घ्यावी उनका?
ये प्रिकॉशन क्या क्वेश्चन लें? डिफिकल्ट है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, पूरा लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। सिम्टम नहीं है तो कुछ नहीं करना, सिम्टम है तो सीटी कोरोनरी एंजियो करना पड़ेगा या स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पर इस क्वेश्चन का उत्तर का रिलेवेंस नहीं बनता है। योग निद्रा, अनुराधा जाधव का क्वेश्चन है, योग निद्रा और ध्यान धारणा में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया। योग निद्रा एक अद्भुत टूल है, वेरी पावरफुल टूल। योग निद्रा को आप प्रैक्टिकली उपयोग करके अगर आप यथार्थ रूप से करें, मैं इसको कभी भी डिस्करेज नहीं करता। योग निद्रा के अंदर आप अपने शरीर के एक एक अंग को बड़े प्यार से, समन्वयता से, प्रैक्टिकल तरीके से सुलाकर उसको रिलैक्स कर सकते हैं। योग निद्रा पर हम अपने हॉस्पिटल के अंदर राजयोग मेडिटेशन भी और योग निद्रा पर हम रिसर्च भी कर रहे हैं। इसका उपयोग आप जरूर करें। ध्यान मन से रिलेटेड है, योग निद्रा भी मन के साथ साथ शरीर को भी प्रैक्टिकली काम करती है। ध्यान जो है, जिसको हम लोग राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, केवल मन के संयम से शरीर ऑटोमेटिकली संयम में आ जाता है। योग निद्रा सबसे पहले रात के समय पर ही अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को सुलाकर मन की शक्ति के द्वारा उसको शांत करने की प्रक्रिया है। इनमें से ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है, कोई भी दो राय नहीं। मेडिटेशन इनमें से कई कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कंट्रोल सेंटर योग निद्रा का भी हमारा मन के द्वारा होता है। खंडारे जी का क्वेश्चन है कि मेरी ड्यूटी जो है वो 3 मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में रहती है, तो डाइट का प्लान कैसे करें उसमें? रिट्रेट कर दीजिए, संयम से रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रात को है तो रात का भोजन हल्का करिए, मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग का भोजन हैवी करिए, या मॉर्निंग का अगर आपको नींद मिलती है तो उस समय हल्का करिए, रात को उस समय डिफरेंट कर लीजिए। आपका मेलेटोनिन का साइकिल रिवर्स हो जाएगा, उसमें कोई भी चैलेंज वाली बात नहीं है। आपको चेंज इसको करना ही पड़ेगा। विजय माली जी का क्वेश्चन है, कौन सा ऑयल लेना चाहिए, लकड़ी के घाने का या रिफाइंड तेल? कोई भी ले सकते हैं, एनी ऑयल। लकड़ी के घाने का थोड़ा सा बेटर माना जाता है, क्योंकि वो कच्चा और प्रॉपर होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। रिफाइंड ऑयल के अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लकड़ी के घाने का लेते हैं मस्टर्ड ऑयल, वो बहुत सुपर्ब और बहुत फर्स्ट क्लास माना जाता है। जीए पाटिल करके है, उनका सवाल है कि बुढ़ापे में ज़्यादा नींद की ज़रूरत है क्या? कोल्हापुर में नींद की ज़्यादा ज़रूरत है क्या? नींद की ज़्यादा ज़रूरत है क्या? नींद की ज़रूरत कोल्हापुर यानी या आप या कहें या स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका, दिल्ली से नहीं रिलेशन होती। नींद की ज़रूरत हमारे शरीर, हमारी मनोभावनाएं से होती है। आपका मन जितना मांगे, आपके मन को जिसमें सुकून मिले, उतना इंपॉर्टेंट है, उतना। ओल्ड एज में कोई नहीं, ओल्ड एज में बल्कि नींद कम होती चली जाती है। ओल्ड एज के अंदर रिक्वायरमेंट जो है ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। प्रैक्टिकली 4 से 6 घंटे की नींद इज ऑप्टिमल। 2 घंटे की नींद के अंदर हमारी 5 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 4 घंटे के लिए हमारी बॉडी चार्ज होती है। 2 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं 4 घंटे के अंदर, 8 घंटे के लिए हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है। 6 घंटे आप एक्स्ट्रा लगाइए तो ऑलमोस्ट 12 घंटे के लिए आपकी बॉडी कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। डॉक्टर रोहिणी देसाई करके है, उनका क्वेश्चन है कि चाय जो पीते हैं हम, वो ठीक है या लेना चाहिए नहीं? ब्लैक टी, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अगर दूध की चाय आप 1 या 2 बार ही ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है उसके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। डीपी पाटिल जी का क्वेश्चन है, सुबह को हम गर्म पानी पीना ठीक है बहुत या नॉर्मल लेना चाहिए? उत्तम है, उत्तम, अति उत्तम है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है, आप ज़रूर ले सकते हैं। शशिकांत नाइक जी का क्वेश्चन है, फर्स्ट मेडिटेशन और फर्स्ट एक्सरसाइज? फर्स्ट मेडिटेशन, स्टिमुलस यहाँ से होगा। स्टार्ट हमेशा आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तब हॉर्न बजेगा, तब उसका म्यूजिक बजेगा, तो सबसे पहले मन का स्विच ऑन करना है। सबसे पहले उठते ही परमात्मिक ध्यान, इसको चार्ज करें, इसके स्विच को ऑन करें, फिर शरीर के ऊपर ध्यान दें। दैट इज वेरी, ऐसा नहीं खड़े होते ही पहले शरीर को दे दिया, कंट्रोल इधर से जाएगा। अजीत कांबळे जी का क्वेश्चन है, लाइफ में गोल कैसे डिसाइड करें? लाइफ में गोल कैसे डिसाइड करें? देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को नहीं जानता, लक्ष्यहीन और दिशाहीन मनुष्य कभी भी अपने लाइफ में गोल नहीं डिसाइड कर सकता। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को डिसाइड करिए। जब लक्ष्य हमारे सामने होगा, उसकी दिशा को हम निर्धारित करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन समन्वयता में चलेगा। गोल को डिसाइड करना, आपका जीवन के अंदर क्या चाहते हैं आप। अगर गोल इज हैप्पीनेस, जो कार्य आप करेंगे उसके अंदर हैप्पीनेस को क्रिएट करिए। तो लक्ष्य और दिशा दोनों को निर्धारित करेंगे तो आपके जीवन में खुशी और आनंद की अनुभूति आपको हमेशा होती है। आर.एस. पाटिल जी का क्वेश्चन है कि एक में जो वाइट छोड़ के येलो रहता है वो हार्मफुल है क्या हार्ट के लिए? सॉरी, एक में जो येलो रहता है बीच का, हाँ वो हार्मफुल है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर काफ़ी होती है, हार्मफुल है। ठीक है, अभी रिकमेंडेशंस क्या, तो एग को कंप्लीटली ही उन्होंने हार्मफुल फूड्स के अंदर काउंट किया है। मिस्टर आर.एस. यादव करके है, अबाउट चाइनीज फूड कंजप्शन ऑफ कोको कोला, कोक, पेप्सी, इसके बारे में आपकी राय? ओकेजनल अलाउड, अदरवाइज रेगुलर नो।
मैं इसको क्लियरली स्पष्ट कर चुका हूँ। बाकी आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, सारे लेक्चर और भी डिटेल में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ब्रह्मा कुमारीज के भी या डॉक्टर मोहित गुप्ता के, उससे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक एक चीज़ को रिप्लिकेट आप आराम से दोबारा सुन सकते हैं। मेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, और वो सबको आता है। मिस्टर विराज करके है, उन्होंने पूछा है घर के व्यक्ति से अगर मेंटल स्ट्रेस है तो उसे कैसे टैकल करें। घर के व्यक्ति से अगर स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, तो उसे कैसे टैकल करें। ब्लड को ब्लड से कभी नहीं वॉश किया जा सकता, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता, उसको पानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर कहीं से किसी व्यक्ति से स्ट्रेस है तो एक तरफ से नहीं आएगा, मुझे एक व्यक्ति को इनिशिएट करना पड़ेगा, और वो कौन होगा? वो मैं हूँगा। जब मैं अपने आप को शांत, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाता हूँ, अपनी भावनाओं को पवित्र और श्रेष्ठ बनाता हूँ दोस्तों, तो मेरे जीवन के अंदर ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, हमको कोई स्ट्रेस नहीं देता, हमको कोई नेगेटिव नहीं बोलता, मेरी अपनी भावनाएं, मेरा अपना परसेप्शन उस व्यक्ति के प्रति मुझे स्ट्रेसफुल बना देता है। हो सकता है कि मैं आपके लिए स्ट्रेसफुल हूँ और मुझे डॉक्टर साहब कहें आप तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व। तो एक व्यक्ति अनेकों के लिए डिफरेंट भावनाएं उत्पन्न करता है, तो ये शो करता है कि उसका व्यवहार हमारे लिए डिसाइड नहीं करता, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन उस व्यक्ति के प्रति, मेरी भावनाएं उसके लिए निर्माण करती हैं। तो व्यक्ति, परिस्थितियां कभी स्ट्रेसफुल नहीं होती, मेरी अपनी मन की स्थिति जब स्ट्रेसफुल होती है मैं उसको इंटरप्रेट उस प्रकार से करता हूँ। इधर चेंज करना है, प्रोसेसर इज दिस। मिस्टर साइली एस देशमुख, उनका क्वेश्चन है, हाउ कैन आई मैनेज माई स्ट्रेस इन माई रूटीन शेड्यूल, समटाइम्स आई रिएक्ट ऑन माई किड्स। दोबारा सुनिए, प्यार से सुनिए, प्यार, लैंग्वेज ऑफ लव। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? स्ट्रेस नेगेटिव इमोशन है, वो है ही नहीं। हमारी जिंदगी का अर्थ प्यार है, शांति है, सुख है। आप प्यार दीजिए बच्चों को, उनको दीजिए। बच्चों को कैसे अपना बना सकते हो? प्यार से, खिलौने देकर। जब प्यार दोगे वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बैठेंगे। इतना प्यार और सुख दो उनको, बड़ा प्यार से हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको और डिटेल चाहिए, हेल्दी पेरेंटिंग में एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सेशन है, अगेन ऑनलाइन अवेलेबल है, 1-1.25 घंटे का है, द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड नर्चरिंग। ये 2 टूल्स होते हैं पेरेंटिंग के ऊपर, स्ट्रक्चर करना, नर्चर करना। उसके लिए 6 आर्ट्स क्या हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके ऊपर बहुत सुंदर एक संबोधन है। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको सुन सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के साथ ही हमने ये सेशन लिया हुआ है। विक्रांत नाइक है, मेरे दोस्त ही है वो, उनका क्वेश्चन है कि वेजिटेरियन लोगों में B12 और D3 की डिफिशियंसी रहती है, अगर तो वो कैसा मैनेज करें? अगर यथार्थ भोजन ना खाया जाए, मेरे को कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो भोजन को आप चूज करके खाएंगे तो कभी भी कोई विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। यही कारण है कि हम नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जाते हैं कि मुझे इसकी कमी होगी, मुझे इसकी कमी होगी, मैं इसको लूँ। ये हमारा मिसनोवर होता है। रात का खाना खाने के बाद कम से कम सोने और खाने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का गैप। तो यानी आप 8 बजे ले रहे हैं तो 10 बजे आप सोइए, 2.5 से 3 घंटे आपको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है, बिल्कुल। तो खाने के बाद जो है आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को एकदम ऐसा नहीं बिल्कुल लेटा लेना है, वो लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो सिस्टम जो है बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बिल्कुल स्लो प्रोसेस में चला जाता है। क्या करना है? दोपहर का खाना खाने के बाद वज्रासन में कितनी देर बैठना है? मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया कि आप वज्रासन में बैठें। ऐसी कोई रिकमेंडेशन मेरे संपर्क में नहीं है, ना मुझे ध्यान है कि वज्रासन करने से, उससे करने से ये चीज़ बच जाती है। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं पर भी किसी भी लिटरेचर में, जितना मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें ऐसा रिकमेंडेशन मैंने नहीं देखा कि खाना खाने के बाद उस चीज़ को पढ़िए या करिए। है तो मेरे ख्याल से आप किसी योग गुरु से इसके बारे में जानकारी। मैंडेटरी नहीं है, पर प्रेफरेबल है कि आप उसको घूमें, उसके अंदर आधे से पौना घंटा। आखरी सवाल की तरफ है, शेवटचे एक 5-10 मिनिट आहेत, त्यामुळे कृपा करून कोण उठू नका। सर, लास्ट जाते जाते आप ये बताइए कि दिनचर्या जो बोलते हैं वो कैसी रहे? सॉरी, दिनचर्या कैसी रहे? सुबह रफली कितने बजे उठना चाहिए? और बैलेंस और संयम लाइए। अपनी दिनचर्या को इस तरह डिज़ाइन करिए कि जिसके अंदर शारीरिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति के लिए भी उतना ही समय हो। हर व्यक्ति को रोज़ उठते ही 1440 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं गिफ्ट के अंदर। ये 1400 गोल्ड कॉइन्स जो हैं, ये हमारे 1440 मिनट हैं।
और इन मिनटों के अंदर अपने लिए सेल्फ केयर के लिए 120 मिनट निकालना आवश्यक है। अब मेरा आपसे यही प्रश्न है कि इन 1440 मिनट में से अपने लिए 120 मिनट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, सब लोग निकाल सकते हैं। उन 120 मिनट में अपने मन का ध्यान रखना, अपने मन के लिए, जैसे शरीर के लिए दिनचर्या है, ऐसे मन के लिए परमात्मा कहता है मनचर्या बनाओ। वो मनचर्या हमारे जीवन, हमारे संकल्पों के लिए भी उसको चैनलाइज करेगी, उसको बहुत सुंदर रूप से बनाएगी। और बाकी अपने वर्क को उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, ताकि आपको हर कार्य के लिए प्रॉपर समय ज़रूर मिल जाए। सुभाष जकाते हैं, उनका एक क्वेश्चन है, मेडिटेशन के समय मन बार बार भटकता है, ऐसा क्यों? नेचुरली है ना, जब आदत नहीं है तो जाएगा। तो मन को प्यार से बताओ। जब भी कोई संकल्प लेकर मेडिटेशन मन इधर उधर भागे तो उसे बोलो कि मैं सब कार्य समय पर करूँगा, लेकिन ये समय मेरा स्वयं के लिए है। ये मन शांत बैठ जा, शांत बैठकर इस तरफ जब फोकस करेंगे तो हर कार्य, कभी उसको डांटना नहीं, मन को कभी भी डांटना नहीं, मन को कभी भी मारना नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, उसको बांध लें, ये हठ योग नहीं है। लेकिन शुद्ध संकल्प देकर प्यार से जब आप उसे बिठाएंगे, वो मन ऑटोमेटिकली उस तरफ फोकस करेगा और हर कार्य के लिए आप समय निकालते जाएंगे। तो एक समय के अभ्यास से आप आरंभ करेंगे, आप देखेंगे विद इन डेज आपका मन जो है वो ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए।